ओके, सो गुड आफ्टरनून सभी लोग को। गुड आफ्टरनून। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट का टॉपिक। ज्योग्राफिकल थॉट का जो आइडिया है, क्विकली पहले हम लोग इसके एक पूरे प्रेफेस, एक पूरी कहानी के बारे में, पूरा जो आइडिया है उसके बारे में समझ लेते हैं, क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, और उसके बाद से जो भी यहाँ पर हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे इसमें कौन कौन से जोग्राफर्स हैं जिसका हम लोगों को कंट्रीब्यूशन, जिसके हम लोगों को आइडिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। सो ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज ज्योग्राफिकल थॉट। ये जो ज्योग्राफिकल थॉट का टॉपिक है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल बेसिस पर आते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, फर्स्ट थिंग इज कंसेप्चुअल जो है एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और दूसरी चीज़ यहाँ पर रहेंगी जो कि आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग 1 घंटे के अंदर में ये पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे, और जो भी इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशंस में, इस पूरे क्वेश्चन के बारे में वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं जरा डिस्कशन। देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की जब शुरुआत होती है तो हम लोग इसे क्लासिकल एंटिक्विटी फेज से प्राइमरली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज क्लासिकल एंटिक्विटी पीरियड। अब देखिए, क्लासिकल एंटिक्विटी फेज में अगर हम लोग आते हैं तो प्राइमरली यहाँ पर हमारे पास में 3 कंट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। एक है जो हमारे ग्रीक की कंट्रीब्यूशन है, दूसरे हो गए जो हमारे रोमन्स की कंट्रीब्यूशन है, और तीसरे हैं जो हमारे अरब्स की कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाती है। इसमें भी इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में बात करूँ, फिलॉसफी मतलब कि क्या हमें क्रोनोलॉजी क्या देखने को मिल रही है, क्रोनोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें ग्रीक कंट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्मली हमें 6th सेंचुरी बीसी से नॉर्मली 1st सेंचुरी बीसी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1st सेंचुरी एडी, मतलब 50 बीसी तक हमें देखने को मिल जाती है नॉर्मली। ग्रीक के बाद में हमें रोमन कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलते हैं। रोमन कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोगों को मतलब 200 एडी तक प्राइमरली ये देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद से रोमन कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद ही पैरेलली रोमन में डार्क फेज आ गया था। डार्क फेज या डार्क एज जो भी बोले, जहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है वो डोमिनेट कर गई थी, और अल्टीमेटली हमें एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि जो क्रिश्चियनिटी है उसने साइंटिफिक डेवलपमेंट जितने भी हो रखे थे उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये शुरुआत होती है 200 एडी से, और नॉर्मली ऐसा कहते हैं 700 to 800 एडी तक प्राइमरली ये देखने को मिल जाती है। इसी के साइमल्टेनियसली हमें अरब्स की भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। अरब की कंट्रीब्यूशन भी 900 एडी से लेकर के 1200 एडी तक हमें देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ कि आखिर में पूरी मतलब कि ज्योग्राफी चल क्या रही है, तो ज्योग्राफी में या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस में अगर बात किया जाए तो प्राइमरली हमारे पास यहाँ पर यही 3 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे जिसमें पूरी डेवलपमेंट चल रही थी। जिसमें एक हमारे पास में यूरोपियन फेज हो गया, दूसरा हो गया जो हमारा एशिया का पार्ट था, और तीसरा हो गया जो अफ्रीका का पार्ट था। क्योंकि बाकी जितने भी हमारे एरियाज़ हैं वो अभी नोन नहीं है, अभी हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो प्राइमरली एक बेल्ट थी जो हमारी ग्रीक की बेल्ट थी, या हमारी ग्रीक की बेल्ट आ गई थी। दूसरी बेल्ट थी जो हमारी रोमन बेल्ट थी, और तीसरी हो गई जो हमारी अरब बेल्ट थी। ये वही बेल्ट है जहां पर पहले ग्रीक चल रहे थे, ग्रीक के बाद में रोमन्स ने लिया था, और रोमन्स के बाद यहीं पर हमें डार्क फेज देखने को मिल जाती है, और इसी के पैरेलली हमें यहाँ पर अरब कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिल रही थी। खैर, ये जो अरब, अगर मैं इसके सीक्वेंस के बारे में अगर थोड़ा और बात करूं तो देखिए, पहले ग्रीक चल ही रहे हैं, ग्रीक के बाद से फिर पहले ग्रीक चले, फिर उसके बाद से रोमन चलते हैं। जब तक रोमन चलते हैं तब तक बीच में ही हमें यहाँ पर डार्क फेज देखने को मिल जाती है, और ये डार्क फेज अल्टीमेटली यहाँ पर डोमिनेट कर गई थी। और डार्क फेज के बाद में हमें ये अरब कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, विच इज ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस रोमन और ग्रीक अंपायर। ये जो रोमन और ग्रीक है उससे इंडिपेंडेंटली हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। अब हम लोग जरा शुरू करते हैं डिस्कशन एक एक करके, जो जोग्राफर्स हैं उनके आइडियाज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस एक तो जोग्राफर दे दिया जाएगा और उससे सीक्वेंसिंग पूछ ली जाएगी कि चलो ठीक है सीक्वेंस में लगा दीजिए। तो यहाँ पर सीक्वेंस से ही मैं जरा स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर जो होता है, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे होमर साहब। तो होमर हो गए, फिर उसके बाद से थेल्स हो गए। थेल्स के ही स्टूडेंट थे जिनका नाम था एनाक्सीमेंडर। तो थेल्स के स्टूडेंट हो जाएंगे एनाक्सीमेंडर हो गए। एनाक्सीमेंडर के बाद में यहाँ पर ट्रिक के फॉर्मेट में ही ऑब्वियसली हम लोग अभी बात करेंगे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब इस क्लास के बाद में आपको जो ज्योग्राफिकल थॉट के जो आइडियाज़ हैं वो आपको याद हो जाएंगे, चाहे वो ट्रिक के फॉर्मेट में हो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो क्वेश्चंस जो है वो आपसे होने लग जाएंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन है आसान। कॉम्प्लिकेसी और टफनेस में अंतर होती है। सो दिस इज एनाक्सीमेंडर का आइडिया आ जाएगा। दिस इज एनाक्सीमेंडर का आइडिया विच इज ऑब्वियसली स्टूडेंट ऑफ थेल्स, थेल्स के स्टूडेंट है। फिर इसके बाद से हमें यहाँ पर हेकेटियस का, हीरोडोटस पहले देखने को मिलते हैं। तो हीरो पहले आएगा, तो दिस इज हीरोडोटस हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पर हेकेटियस आ जाते हैं, दिस इज हेकेटियस हो गए। फिर उसके बाद से इराटोस्थनीज हो गए, दिस इज इराटोस्थनीज हो गए। ठीक है।
फिर उसके बाद से हिपार्कस आ जाते हैं, दिस इज हिपार्कस का आइडिया। एंड इसके अलावा हमें अरिस्टोटल और प्लेटो का आइडिया, अरिस्टोटल एंड प्लेटो का आइडिया देखने को मिल जाता है। दिस इज अरिस्टोटल एंड प्लेटो का आइडिया। अब जरा इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा बात करते हैं होमर को लेकर के। होमर का जो आइडिया है ये इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है ओडिसी। दिस इज ओडिसी लिखा गया था और इसके अलावा इलियाड लिखा गया था, ओडिसी एंड इलियाड। अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो ओडिसी एंड इलियाड प्रोबेबली आप लोगों ने जो इनकी पोएम्स हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर प्राइमरली इन्होंने आयोनियन व्यू ऑफ जो अर्थ है, आयोनियन व्यू ऑफ अर्थ है, इसके बारे में इन्होंने बोला था। खैर होमर पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इनफैक्ट मैंने अभी क्वेश्चन नहीं देखे हैं कि कोई होमर से पूछा गया हो, लेकिन थेल्स से जरूर आते हैं। थेल्स जो है वो मिलेटियस के थे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थेल्स ने पानी पे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, पानी पर मैप बनाया था, पानी पर मैप बनाया। अब पानी पर मैप बनाया इसका क्या मतलब है? पानी पर मैप बनाया इसका मतलब ये हो गया, इन्होंने, थेल्स ने कहा कि जो अर्थ है वो एक्चुअली एक फ्लैट डिस्क टाइप की है। अर्थ जो है वो एक फ्लैट डिस्क टाइप की है और ये एक्चुअली फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है किसके ऊपर में? एट वाटर सरफेस, वाटर के ऊपर में ये फ्लोट कर रही है। अब चूंकि पानी यहाँ पर जो है एक प्राइमोडियल फ्लूइड के तौर पे हो जाएगा, जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पूरी हमारी पृथ्वी की बनावट निकल करके आ रही है, तो इन्होंने कहा कि वाटर जो है वो एक्चुअली एक प्राइमोडियल फ्लूइड के तौर पे है, प्राइमोडियल फ्लूइड के तौर पे है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, पानी पर इन्होंने मैप बनाया हुआ है। ये जो इन्होंने बताया है, इसके बाद से इन्होंने सोलर इक्लिप्स के बारे में भी बात किया हुआ है। सोलर इक्लिप्स हो गया, सोलर इक्लिप्स हो गया, और इसके अलावा इन्होंने कॉस्मोलॉजी वगैरह के बारे में भी बात किया हुआ है। दिस इज कॉस्मोलॉजी। तो एनीवे इसके लिए जो ट्रिक है वो याद करिएगा कि पानी पर इन्होंने मैप बनाया है, ठीक है। फिर इसके बाद से अनैक्सिमेंडर आ जाते हैं। अब हैं स्टूडेंट तो थेल्स के ही, तो इन्होंने भी मैप मेकिंग पर काम किया होगा। तो इन्होंने यहाँ पर धरती पर मैप बनाया है। तो दिस इज धरती पर मैप बनाया है। अब व्हाट इज दिस धरती पर मैप? धरती पर मैप मान लो कि टेबल पर अगर आप रख करके बना रहे हैं तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है प्राइमरली वो, तो यहाँ पर इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में इन्होंने बात किया था। दिस इज सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पर इन्होंने बात किया हुआ है। और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जिनोमोनिक आ जाती है। दिस इज जिनोमोनिक या नोमोनिक, जो भी आप बोलना चाहें, नोमोनिक, ये प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यानी कि ये मैप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पानी पर मैप बनाया है थेल्स ने, और इनके जो स्टूडेंट है उसने धरती पर यहाँ पर मैप बनाया था। फिर हमारे पास हेरोडोटस का आइडिया आ जाता है। हेरोडोटस जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्राइमरली मेडिटेरेनियन के एरिया को स्टडी किया था। मेडिटेरेनियन के एरिया को स्टडी किया था, मतलब मेडिटेरेनियन के एरिया में जो भी रहने वाले जो लोग हैं, मेडिटेरेनियन में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको स्टडी किया था। और इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो यहाँ पर मेडिटेरेनियन फेज में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो प्राइमरली इजिप्ट का एरिया है। सो इजिप्ट के एरिया को प्राइमरली इन्होंने स्टडी किया, और इन्होंने ये कहा कि जो इजिप्ट में, इजिप्ट इज एक्चुअली यू कैन से हैज़ ब्लेस्ड, इजिप्ट में ब्लेसिंग मिली हुई है नाइल रिवर की। सो नाइल रिवर जो होती है यहाँ पर एक ब्लेसिंग के तौर पे है, नाइल रिवर इज ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग के तौर पर यहाँ पर इन्होंने बोला। तो प्राइमरली यहाँ पर हेरोडोटस याद रखिएगा हीरो है, और इन्होंने हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और इन्होंने मेडिटेरेनियन के लोगों को स्टडी किया था। और इसी मेडिटेरेनियन के एरिया में हमें इजिप्ट देखने को मिल जाते हैं, विच इज नाइल, यू कैन से नाइल रिवर यहाँ पर कहा गया कि ये ब्लेसिंग है। चलो ठीक है। हेकाटियस का आइडिया याद रखिएगा, यहाँ पर जेस पेरिडोस इन्होंने बुक लिखी हुई है। दिस इज जेस पेरिडोस हो गया, यहाँ पर इन्होंने पड़ोसी हैं तो जेस पेरिडोस हो गया। चलो ठीक है। इराटोस्थनीज के बारे में ध्यान रखिएगा, इराटोस्थनीज को याद रखिएगा, ईरा है ये, ईरा मतलब एक लड़की है, और ईरा जो है ऑब्वियसली बहुत जो लड़कियां होती हैं देखेंगे एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है टॉप करती हैं, बहुत आगे बढ़ जाती हैं। तो ईरा जो है इसने ज्योग्राफी को स्टडी किया, और ये ज्योग्राफी टर्म इसने दिया हुआ है, ज्योग्राफी इसने टर्म दिया हुआ है। इसके अलावा इसने फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हर चीज़ में इसने स्टडी किया हुआ है। तो इसने जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में इसने सबसे पहले अर्थ के सरकमफ्रेंस को इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, सरकमफ्रेंस को इसने कैलकुलेट किया है, तो सरकमफ्रेंस को इसने कैलकुलेट किया हुआ है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद से इसने क्लाइमेट जोनिंग की हुई है, यानी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन या क्लाइमेट जोनिंग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसने क्लाइमेट जोनिंग की हुई है। इसके अलावा इसने इन्वायरमेंट में इसने जो है जो इक्यूमीन एंड नॉन इक्यूमीन का आइडिया होता है, मतलब कौन से कहाँ पर क्या रहेंगे, तो इक्यूमीन एंड नॉन इक्यूमीन के आइडिया के बारे में भी यहाँ पर इसने बताया हुआ है। तो प्राइमरली इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी टर्म यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हो गए,
इसके अलावा सरकमफ्रेंस ऑफ जो हमारा अर्थ है उसको कैलकुलेट किया गया है, क्लाइमेट की जोनिंग की गई है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट में इक्यूमीन और नॉन इक्यूमीन का आइडिया यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेन ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है। हिपार्कस के बारे में जरा आते हैं। हिपार्कस ने यहाँ पर जो है, जैसे हिपार्कस से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि प्राइमरली जो है एक जैसे जो हमारी जो क्या नाम था इसका, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जो रहता है हमारा जैक स्पैरो, तो जैक स्पैरो टाइप का थोड़ा इस हिपार्कस जैक स्पैरो टाइप के हैं। तो प्राइमरली इसने क्या किया, जैक स्पैरो जैसे क्या है कि अपनी से जो है नाव लेकर के अपना कंपास देखता रहता था, सेम वही चीज़ यहाँ पर अपने कंपास देखना है। इसका मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की इसने स्टडी की है। दिस इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में इसने बता रखा है। तो हिपार्कस जैक स्पैरो के तौर पर ध्यान रखिएगा कि हिपार्कस जैक स्पैरो है, और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर अल्टीमेटली यहाँ पर मैप मेकिंग इसने की हुई है। और ये जो मैप मेकिंग यहाँ पर किया गया है, इसी के बेसिस पर अल्टीमेटली हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, दिस इज स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, या इसके अलावा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अलावा यहाँ पर ऑर्थोमॉर्फिक जो प्रोजेक्शन है, दिस इज ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, इन प्रोजेक्शंस के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो हिपार्कस का आइडिया हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लेकर के, और यहाँ पर हो गया मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज समथिंग जहाँ से हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की शुरुआत देखने को मिल जाती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्लेटो के बारे में ध्यान रखिएगा। प्लेटो जो होता है, इन्होंने जो है ये डीपी से याद रखिएगा, डीपी का मतलब होता है डीपी मतलब हो गया प्लेटो, और डी मतलब हो गया कि ये जो है डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं। सो दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, और सिमिलरली इसी तरीके से दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग हो गई। और इसके अलावा अरिस्टोटल जो हो गए वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि ये इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पर कर रहे हैं। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि आप कोई चीज़ मिक्स ना करें, याद रहें। और ये जो है ध्यान रखिएगा, ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पर करे हुए हैं। सो दिस इज टेलियोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। खैर, अब यहाँ पर जरा एक बार क्विकली यहाँ पर वापस से एक बार देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर किया गया है, शॉर्ट नोट से देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें मिलेटियस का आइडिया देखने को मिल जाता है, जिन्होंने एक फ्लैट डिस्क, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात किया था, पानी पर मैप बनाया है, पानी पर इसने मैप बनाया है, यानी कि वाटर के यहाँ पर फ्लैट डिस्क देखने को मिल जाएगी, और ये जो होती है प्राइमोडियल एलिमेंट के तौर पर है। कॉस्मोलॉजिकल व्यू देखने को मिल जाते हैं, और इन्होंने सोलर इक्लिप्स के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। एनाक्सिमेंडर विच इज स्टूडेंट ऑफ मिलेटियस हो गए, इन्होंने बेसिकली धरती पर मैप बनाया, यानी सिलेंड्रिकल व्यू ऑफ अर्थ यहाँ पर दिखाया था। कार्टोग्राफिक हमें थिंकिंग देखने को मिल जाती है। फिर हेरोडोटस का आइडिया आ जाता है। हेरोडोटस जो है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और इन्होंने बेसिकली वही मेडिटेरेनियन के जो लोग थे, मेडिटेरेनियन के लोगों को यहाँ पर स्टडी किया था। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो नाइल रिवर है वो एक्चुअली जो इजिप्ट है उसके लिए ब्लेसिंग के तौर पर है। फिर इराटोस्थनीस, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने जो है हिकैटियस के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसमें हिकैटियस के बारे में लिख लीजिएगा। जेस्पेरिडोस इसने बुक का नाम लिखा हुआ है, जेस्पेरिडोस का आइडिया यहाँ पर आ जाएगा। इराटोस्थनीस का आइडिया आ जाएगा, इसने ज्योग्राफी टर्म दिया था, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया, इक्यूमीन एंड नॉन इक्यूमीन का कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है, और इसके अलावा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्लाइमेट में जोनिंग यहाँ पर की गई थी। हिपार्कस का आइडिया आ गया, जिसने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात किया हुआ है। मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और बस यही चीज़ हमारे पास आ जाती है जो हिपार्कस की है। स्ट्रैबो एंड टॉलेमी का आइडिया आएगा। ये लोग हैं तो वैसे मतलब ग्रीक एरिया से, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन हमें रोमन कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाती है। तो ये पार्ट हो गया जो हमारे ग्रीक का था। अब जरा क्विकली हम लोग रोमन के बारे में जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो रोमन में यहाँ पर 3-4 लोग हैं, और प्राइमरली 2 ही लोगों से क्वेश्चंस आते हैं। एक आपके स्ट्रैबो से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रैबो जो कि एक रीजनल जोग्राफर है, ये ध्यान रखिएगा कि एक रीजनल जोग्राफर है। हालांकि इनका जो मेन आइडिया है वो मेन आइडिया एक जनरल व्यू के तौर पे है, जनरल व्यू के तौर पे है। जनरल व्यू मतलब हर चीज़ की यहाँ पर इन्होंने बातें की हुई हैं। इनकी बुक का नाम है ज्योग्राफिका, दिस इज जियोग्राफिका, जियोग्राफिका, सीए ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिका। और वहीं दूसरी ओर हमारे पास टॉलेमी आ जाते हैं। टॉलेमी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं ये। टॉलेमी का जो आइडिया, इन्होंने पहली बात तो इनकी कई सारी बुक का नाम है। एक तो ध्यान रखिएगा अल्माजस्ट, अल्माजस्ट इनकी बुक का नाम। इसके अलावा सिंटैक्सिस, दिस इज सिंटैक्सिस का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ऑप्टिक बुक की भी लिखी हुई है। ऑप्टिक, ऐसे ऑप्टिक करके एक बुक है, टेट्री करके कुछ एक बुक है, बस ऑप्टिक भी ध्यान रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, टॉलेमी ने यहाँ पर प्राइमरली जितने भी मैप प्रोजेक्शंस थे या जितने भी मैप मेकिंग आइडियाज़ थे, उनको यहाँ पर इन्होंने कंपाइलेशन किया हुआ है। ये कंपाइलेशन हमें देखने को मिल जाती है, और इनफैक्ट यही जो मैप का कंपाइलेशन है, यही आगे अरब में एक जोग्राफर होंगे जिनका नाम है अल इद्रीसी, दिस इज अल इद्रीसी। अल इद्रीसी ने इसी मैप प्रोजेक्शन को ही फॉलो किया था, आगे बढ़ाया था, और इसी के जो मतलब टॉलेमी के ऊपर में ही इन्होंने वर्क किया है, क्रिटिसिज्म एक्चुअली किया था, लेकिन टॉलेमी के ही जो मैप प्रोजेक्शन है इसी के वर्क को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो एनीवे यहाँ पर अल इद्रीसी का आइडिया ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये टॉलमी का आइडिया आ गया, जहां पर अल्माजस्ट हो गया, प्लस इसके अलावा अच्छा इनके अलावा एक और बुक है, दिस इज जियोग्राफिया, दिस इज जियोग्राफिया, ये जियोग्राफिया बुक है और ये जियोग्राफिका बुक है, दोनों में दिस इज द डिफरेंस, ये जियोग्राफिका है और ये जियोग्राफिया है। इतना पार्ट ध्यान रखिएगा जो आपके रोमन कॉन्ट्रीब्यूटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो अरब कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब जरा अरब कॉन्ट्रीब्यूटर के बारे में क्विकली यहां पर बात कर लेता हूं मैं, अगेन ट्रिक के माध्यम से ही बात करेंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पर आ गया जो अरब कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। अरब कॉन्ट्रीब्यूटर में पहले मैं जरा लिस्टिंग कर देता हूं। सबसे पहले यहां पर अल इदरीसी आ जाते हैं, दिस इज अल इदरीसी हो गए। इसके अलावा यहां पर इब्न खालदूम हो गए, सो दिस इज इब्न खालदूम हो गए, दिस इज इब्न खालदूम हो गए। इसके अलावा इब्न सीना हो गई, इब्न सीना हो गई, ठीक है, मतलब हो गए ऑब्वियसली, इब्न सीना हो गया। फिर इसके अलावा अल बलाखी, दिस इज अल बलाखी हो गया, या फिर अल मसूदी अल मकदीसी, अल मसूदी एंड अल मकदीसी, अल मकदीसी। चलो जी ठीक है। अब ये जरा इनके बारे में जरा क्विकली एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अल इदरीसी के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, टॉलमी के वर्क को ही इन्होंने आगे बढ़ाया है। टॉलमी का यहाँ पर जो मैप प्रोजेक्शन है उसी मैप प्रोजेक्शन के बारे में इन्होंने आगे बात किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास अल मसूदी आते हैं। ये पहली बात बगदाद से बिलोंग करते थे, ये ध्यान रखिएगा, बगदाद से, एक किसी शायद यूजीसी में पूछा गया था, एनीवे पूछा गया था, बगदाद में ये बिलोंग करते थे, बिलोंग से आते हैं। इन्होंने एक तो मॉनसून से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, मॉनसून से रिलेटेड, वो सब के सब इसी मकदीसी से ही रिलेटेड हमें देखने को मिल जाते हैं। सारे के सारे आइडियाज होता है मकदीसी से रिलेटेड हो जाते हैं। चलो ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ओशियन के कलर से ओशियन की सैलिनिटी को यहां पर रिलेट किया था कि किस कलर से क्या सैलिनिटी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ओशियन की सैलिनिटी नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एक तो टीएस डायग्राम से निकाला जाता है, टीएस डायग्राम, जैसे इस तरीके से टीएस डायग्राम होता है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर बाकी के टॉपिक्स भी यहाँ पर थोड़ा रिलेट करते चल रहा हूँ। ये मान लो टेम्परेचर हो गया और एक तरफ हमारे पास में सैलिनिटी हो गई और फिर डेंसिटी होती है। अब जो डेंसिटी कर्व होते हैं वो प्राइमरली हमें ये मान लो हाई, ये हमारी जो है लो डेंसिटी होती है और ये हमारी हाई डेंसिटी होती है। इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में डेंसिटी हमारी कम हो रही है। सिमिलरली इसी तरीके से टेम्परेचर के कम होने के साथ में, मतलब टेम्परेचर इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी यहाँ पर आ जाता है। और सैलिनिटी के ऑब्वियसली सैलिनिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। और बाकी तो खैर एनीवे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। ये जो सैलिनिटी होती है, दिस सैलिनिटी मतलब ये सैलिनिटी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की वजह से भी होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और यहाँ पर तमाम हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि बेसिकली जेनकिंस ने भी इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, जिसमें रेड मर्ड, इन सब चीज़ों के बारे में प्रोबेबली आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसके अलावा ऑर्गेनिक होते हैं जो ऊजेस वगैरह होते हैं, जिसमें हमें कैलकेरियस और सिलिशियस दो तरीके के देखने को मिल जाते हैं। कैलकेरियस में जैसे कि ग्लोबजरीना हो गई, ठीक है, ग्लोबजरीना हो गए, या फिर जो होता है फ्लोरा, एक सेकंड में आ रहा हूँ जरा, यस तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे साइंटी, तो ये ऊजस से रिलेटेड हो गया, कैलकेरियस हो गए जहाँ पर हमें ग्लोबजरीना देखने को मिल जाते हैं या टोरोपॉड देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से सिलेशियस में आ जाते हैं जो सिलिका रिच होती है, तो सिलेशियस में इसी तरीके से डायटम देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से रेडियो देखने को मिल जाते हैं। तो ये तमाम हमारे पास में सैलिनिटी से रिलेटेड होते हैं, जो हम लोग जब ओशियनोग्राफी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कि आखिर में ये पूरा का पूरा कहाँ पर क्या देखने को मिलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि पैसिफिक ओशियन जो है, पैसिफिक ओशियन में रेड मड या जो रेड क्ले होती है ये डोमिनेट करती है, और इसके अलावा जो अटलांटिक है या इंडियन ओशियन है, यहाँ पर हमें कैलकेरियस ऊजेस ये डोमिनेट करते हैं, चाहे वो ग्लोबजरीना यहाँ पर हो, चाहे वो आपके दूसरे फॉर्मेट में कोई भी दूसरा हो। एनीवे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी हम लोग डिटेल जो होता है ओशियनोग्राफी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मसूदी के लिए हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि ओशियन के कलर से इसने ये जानने की कोशिश की सैलिनिटी क्या है, और दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। चलिए ठीक है। मकदीसी यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, मकदीसी ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यहाँ पर करने की कोशिश की थी। कैसे की थी?
इसने जो है क्लाइमेट को बोला कि एक्चुअली ये लैटिट्यूड एंड जो भी हमारे पास कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट के लोकेशन के ऊपर में निर्भर कर जाता है। इसके बेसिस पर इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यहां पर किया था, क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन यहां पर की थी। बलाखी के लिए ध्यान रखिएगा, बलाखी बल खाती है, नाम से पता चल रहा है बल खाती है। सो क्लाइमेट यहां पर बल खाती है, तो क्लाइमेट का मतलब यहां पर क्लाइमेटिक एटलस इसने बनाया हुआ है, तो दिस इज क्लाइमेटिक एटलस यहां पर इन्होंने बनाया है, बल खाती है, ये क्लाइमेटिक एटलस यहां पर बनाया गया है। इब्न खालदून के लिए ध्यान रखिएगा, मुकद्दिमा, दिस इज मुकद्दिमा, इसने एक किताब का नाम है मुकद्दिमा हो गया। और इसने प्राइमरली यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में बात किया हुआ था कि जैसे जो लोग होते हैं प्राइमरली वो कैसे नेचर ड्रिवन होते हैं। तो इन्होंने प्राइमरली ट्राइबल स्टडी की थी, ट्राइबल स्टडी यहाँ पर किया था। और ये ट्राइबल स्टडी बेसिकली यहाँ पर यही है कि नेचर के साथ में क्या हमें रिलेशन देखने को मिल रही है। तो एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने ट्राइबल स्टडी या ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ में प्राइमरली इन्होंने स्टडी किया है, बाकी जितने भी लोग हैं सबने फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ ही मेन यहाँ पर स्टडी की गई है। इब्न सीना के बारे में ध्यान रखिएगा, इब्न सीना नाम से समझ में आ रहा होगा हसीना, ठीक है। तो हसीना का मतलब क्या चीज़ है, हमारे ज्योग्राफी में हसीना मतलब कोई मतलब ऐसे कोई पिक्चराइजेशन या फिर एक्ट्रेस नहीं होती है। हमारे ज्योग्राफी में हसीना का मतलब होता है जो लैंडफॉर्म्स होते हैं। सो लैंडफॉर्म्स हो गए, और लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, ये प्राइमरली इरोजन एंड डिपोजिशन से बनते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन से बनते हैं। अब ये अरब लोग हैं तो स्टडी कहाँ पर करेंगे, ऑब्वियसली इजिप्ट में प्राइमरली स्टडी कर रहे होंगे। तो पूरी की पूरी कहानी जो इब्न सीना की है वो इजिप्ट के पास में होने वाले जो भी इरोजन या जो भी डिपोजिशन है उससे रिलेटेड आ जाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन किया हमारे रोमन कॉन्ट्रीब्यूटर को लेकर के। रोमन में प्राइमरली हमारे पास में दो लोग इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैबो हो गए, टॉलेमी हो गए, इनके बारे में डिस्कशन कर ही लिया। ज्योग्राफिका इनकी किताब का नाम है, इनकी किताब का नाम ज्योग्राफिया है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कशन कर लिया कि यहाँ पर इन्होंने मतलब कि अल्माजस्ट इनकी किताब का नाम है, दिस इज अल्माजस्ट बुक इनके बारे में लिखा था। इसके अलावा हम लोगों ने सिंटैक्सिस बुक का देखा, दिस इज सिंटैक्सिस बुक हो गया। और इसके अलावा ऑप्टिक्स बुक करके भी एक बुक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने गंगा वैली पर भी स्टडी किया हुआ है, गंगा वैली, बे ऑफ बंगाल को इन्होंने स्टडी किया हुआ है। ये सारे यहाँ पर इन्होंने स्टडी करके रखे हुए हैं। ये हो गया हमारे पास में जो टॉलेमी का मेन आइडिया है। मैप प्रोजेक्शंस वगैरह तो खैर एनीवे आप लोग ध्यान रखेंगे ही, कार्टोग्राफी से रिलेटेड है। ये थोड़ा थोड़ा जो हम लोगों का यूनिट नंबर 9 का भी जो हिस्ट्री है, कार्टोग्राफी की हिस्ट्री है, उसकी भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर ली है। अब रोमन में बाकी और भी हैं, जैसे प्लिनी हो गए या फिर इसी तरीके से पोसिडोनियस मेला हो गए, ये लोग भी हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ खास ऐसा बुक नहीं है, मतलब ऐसा कुछ खास कंटेंट नहीं है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। तो उतना ही हम लोग बातें कर रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है, जो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अरब जोग्राफर में हम लोगों ने बात कर ही लिया, मसूदी का आइडिया बगदाद से बिलोंग करते थे, सो दिस इज बगदाद से बिलोंग करते थे। और यहाँ पर इन्होंने देखिए वही है क्लाइमेट रीजन है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है। मॉनसून की खोज की थी, मॉनसून के बारे में बताया था। और उसके अलावा ओशियन की जो करंट है, ओशियन की करंट या ओशियन का जो बेसिकली कलर है, करंट नहीं कलर है, कलर को इन्होंने सैलेंडरी के साथ में रिलेट किया था कि किस तरीके से दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इदरीसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया कि इन्होंने प्राइमरली जो है मैप प्रोजेक्शंस के बारे में ही बात किया था। प्लिनी के वर्क टॉलेमी के ही वर्क को इन्होंने आगे बढ़ा रखा है। इब्न बतूता आ गए, इब्न बतूते ने मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल इस बंदे ने किया हुआ था। फिर उसके बाद से यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, इब्न बतूता से वैसे रहला लिखी थी, किताब का नाम इनके रहला है। इब्न खालदूम हो गया, खालदूम ने प्राइमरली मुकद्दिमा बुक लिखी हुई थी और इसने प्राइमरली ट्राइबल स्टडी की हुई है। ट्राइबल स्टडी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट है, क्योंकि नेचर के साथ में ट्राइबल किस तरीके से मतलब अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो ड्रिवन होती है। अल बरूनी हो गए, अल बरूनी ने अपनी किताब लिखी हुई थी, किताब अल हिंद, दिस इज किताब अल हिंद। अल का मतलब होता है द, ठीक है, किसी में अल का मतलब होता है द, अल। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे ईरान में हो गए या फिर मान लो आप पर्शियन एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर लोग इंडिया नहीं बोलते हैं, वहाँ पर इंडिया को अल हिंद बोलते हैं। अल हिंद, अल हिंद का मतलब हो गया द इंडिया। ख्वाजरिमी के बारे में, हमारे लिए फरगनी के बारे में ये सब जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को स्किप करिएगा, रिलेवेंट नहीं है, आपके कभी क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर मकदीसी हो गए, मकदीसी ने यहाँ पर क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन यहाँ पर की थी। कैसे की थी, क्लाइमेट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी लैटिट्यूड है, जो भी लैटिट्यूड है, और इसके अलावा जो भी कॉन्टिनेंट है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। सो कॉन्टिनेंट की मतलब ईस्ट एंड वेस्ट पे क्या स्थिति हमें देखने को मिल जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हम लोगों को यहाँ पर जो हमारे अरब कॉन्ट्रीब्यूटर है ये देखने को मिल जाते हैं। चाइनीज़ कॉन्ट्रीब्यूटर में देखिए एक ही बात ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने कार्टोग्राफी के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अध्ययन किया था। मतलब कि कार्टोग्राफी में इन्होंने प्रैक्टिकल स्टडी की हुई है, तो प्रैक्टिकल स्टडी प्राइमरली किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और मोस्ट जो एक्यूरेसी हो सकती है, मोस्ट एक्यूरेट मैप इन्होंने बना रखे हैं। इसमें एक ही बंदे का नाम ध्यान रखिएगा, पे यू का नाम ध्यान रखिएगा।
ये जो पेयू हैं इनको फादर ऑफ चाइनीज कार्टोग्राफी भी कहा जाता है, और इन्होंने चाइना के मैप को यहाँ पर प्राइमरली बनाया था। तो चाइना के मैप को इन्होंने बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब हमारे किसी काम का नहीं है, इसको स्किप कर दीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में आ जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। वराहमिहिर की कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, बृहद संहिता इन्होंने लिखा हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन प्राइमरली यहां पर ये केस आ जाएगा, ठीक है। इक्यूमेन या नॉन इक्यूमेन का कंसिडर एरिस्टोटल ने भी दिया था, हाँ हाँ बिल्कुल दिया था, लेकिन सबसे पहले कहानी ये होती है कि किसने सबसे पहले दिया हुआ है। तो हमारे पास मतलब वही होता है कि हु हैज़ गिवन इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए आगे, वराहमिहिर का आइडिया ध्यान रखिएगा। जो है बृहद संहिता, ये प्राइमरली मैच द फॉलोइंग को लेकर के क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा बृहद संहिता। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत जो है सूर्य शतक के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ खास और नहीं है, बस इतना ही पार्ट है जो रेलिवेंट है। अब हम लोग आते हैं, यह हमारे पास में हो गया जो अर्ली जोग्राफर्स चल रहे थे। अर्ली जोग्राफर के बाद हम लोग देखे थे कि इसके बाद से डार्क फेज हमें देखने को मिल जाता है। अब इस डार्क फेज के दौरान में यहाँ पर होता क्या है, डार्क फेज के दौरान में कि चर्च की डोमिनेशन हो जाती है। और चर्च की डोमिनेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसको डोमिनेशन हो गई, और चर्च की डोमिनेशन कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स थे वो खत्म कर दिए गए थे, और प्राइमरली अब जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे थे देवर ऑफ रिलीजियस टाइप, जहां पर सुपीरियॉरिटी या सुप्रीमेसी या जो एक गॉड है उसके बारे में ही सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही थी। मतलब एक टेलियोलॉजिकल अप्रोच प्राइमरली यहाँ पर दिखाया जा रहा था, टेलियोलॉजिकल अप्रोच। और इस दौरान में टीओ मैप प्राइमरली यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है, जो चर्च के द्वारा प्राइमरली प्रोपाउंड किया गया था, प्रमोट किया गया था। अब इस टीओ मैप में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टीओ मैप में एक्चुअली है कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से आइडिया के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक तरफ सबसे पहले सबसे ऊपर कौन है, जेरूसलम है। सो दिस इज जेरूसलम हो गया। ये जो जेरूसलम है ये प्राइमरली एशिया में है। एक तरफ हमारे पास में अफ्रीका देखने को मिल जाती है, और दूसरे तरफ हम लोगों को एशिया देखने को मिल जाती है। अफ्रीका और एशिया को डिवाइड करने वाली जो वाटर बॉडी है, क्या नाम है उसका, दैट इज, यहाँ पर वाटर बॉडी रेड सी आ जाएगी। ये हमारी रेड सी है ना, देखिए ना, ये हमारे पास में ये हमारा अफ्रीका हो गया, और इस अफ्रीका को एशिया से डिवाइड करने के लिए ये हमारे पास में ये रेड सी हो गई, यहाँ पर रेड सी हो गई। फिर उसके बाद से एशिया और जो अफ्रीका है, ये सॉरी, ये जो एशिया, ये यूरोप होगा एक साइड ना, मैं गलत बना दिया, एक सेकंड रुकना, तो कोई बात नहीं, ओके। यहाँ पर देखिए, एक तरफ हो गया यूरोप और दूसरे तरफ हो गया आपका जो अफ्रीका है, ठीक है। अब अफ्रीका और यहाँ पर एशिया को डिवाइड करने वाली ये जो वाटर बॉडी है, ये बन गई कौन सी, ये बन गया रेड सी। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो बॉडी है, ये कौन सी बन गई, ये बन गई ब्लैक सी, ये बन गया ब्लैक सी। और यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करने वाली कौन सी वाटर बॉडी बन गई, ये वाटर बन गई मेडिटेरेनियन सी। सो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो प्राइमरली ये वो टीओ मैप था जो हमें डार्क फेज के दौरान में देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली गलत है, लेकिन फिर भी यही मैप जो होता है प्रोपाउंड किया गया था, यही मैप जो है आगे बढ़ाया गया था। एनीवे, ये जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, इस डेवलपमेंट के बाद से धीरे धीरे फिर उसके बाद से डार्क फेज को चैलेंज किया जाता है, और अल्टीमेटली हमें रेनासा फेज देखने को मिल जाती है। इस रेनासा फेज में वापस से साइंटिफिक रिवाइवल हो जाती है, और इस साइंटिफिक रिवाइवल के बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि लोग जो होता है ट्रैवलर, मतलब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन हमें देखने को मिल जाती है। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि लोग जो होता है वो अब दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए निकल करके जाते हैं। कोई जैसे गैलीलियो ने अपना जो है टेलीस्कोप खोज दिया, सिमिलरली इसी तरीके से कीपलर ने जो एस्ट्रोनॉमिकल लॉज हैं या जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के लॉज हैं उसको यहाँ पर इन्होंने बना दिया। तो एक हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल जा रही थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रही थी। इस दौरान में प्राइमरली 3 जोग्राफर हैं, 3 क्या 4 जोग्राफर हैं जिनका नाम हमें देखने को मिलता है। एक है सेबास्टियन मुंस्टर, दिस इज सेबास्टियन मुंस्टर, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। मुंस्टर, इनका जो आइडिया है MUNSS है, ये मुंस्टर है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है यूनिवर्सलिस्ट ज्योग्राफी। दूसरे हमें यहाँ पर जो है दूसरे हमारे पास यहाँ पर जोग्राफर आ जाते हैं जिनका नाम है जीन बॉडीन, दिस इज जीन बॉडीन। सिमिलरली मॉन्टेस्क्यू, दिस इज मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और इसके अलावा बफॉन, ये जोग्राफर हमें देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअली ये जोग्राफर नहीं है, दीज आर एक्चुअली फिलोसफर्स प्राइमरली। यहाँ पर जैसे जो मॉन्टेस्क्यू हैं, इनका नाम आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान में भी देखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। एनीवे, जो बॉडीन है और जो मॉन्टेस्क्यू हैं, इन लोगों ने प्राइमरली डिटर्मिनिस्टिक आइडिया के बारे में यहाँ पर बात किया। डिटर्मिनिस्टिक आइडिया के बारे में
कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट जो है वो एक्चुअली लोगों का नेचर यहाँ पर डिसाइड करती है। जैसे जैसे अगर मैं ट्रॉपिकल एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिकल एरिया चूंकि अपने यहाँ पे बहुत गर्म है, इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। और इसलिए कायदे से ये लोग जो है लेबर एक्टिविटी करेंगे और ये लोग प्राइमरली स्लेवरी करेंगे, स्लेवरी करेंगे, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट, यू कैन से, सिविलाइज्ड पीपल। ये लोग सिविलाइज्ड सभ्य लोग नहीं हैं और प्राइमरली यहाँ पर स्लेवरी करेंगे। इसके अलावा जो पोलर एरिया में जो लोग हैं वो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो यहाँ के लोग लेथार्जिक रहेंगे, प्राइमरली यहाँ पर इटर्नल स्लम्बर में रहेंगे, इटर्नल स्लम्बर में रहेंगे। कोई काम एक्टिविटी मतलब कोई भी यहाँ पर साइंटिफिक काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो टेम्परेट एरिया है जहाँ पर मेन यूरोप है, ये अपना टेम्परेट एरिया है, ये यूरोप हो गया प्राइमरली। और यहाँ पर हर चीज़ जो होती है बहुत प्लीजेंट है, हर चीज़ बढ़िया है, और इसीलिए जो सिविलाइजेशन है वो यहीं पर स्टार्ट होगी। जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इसी आइडिया की बेसिस पर यहाँ पर कहा गया कि भगवान ने, गॉड ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है यूरोपियंस को कि वो बाकी लोगों को सिविलाइज करें। और यहीं से हमारा व्हाइट मैंस बर्डन का जो आइडिया आता है, व्हाइट मैंस बर्डन, ये बेसिकली व्हाइट मैंस बर्डन का आइडिया यहीं से हमें देखने को मिल जाता है। ये तो चलो ठीक है, प्राइमरली डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से बफॉन का आइडिया आता है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, पॉसिबिलिस्टिक मेजर है। पॉसिबिलिस्टिक मेजर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि देखो ऐसा है, नेचर तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम लोग यहाँ पर मल्टीपल ऐसे तरीके बना सकते हैं जिसके थ्रू हम नेचर को डिफीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेचर के पैरेलल हम जरूर रह सकते हैं, सम अल्टरनेटिव मेजर करके। तो यहाँ पर इन्होंने अल्टरनेट मेजर्स के बारे में यहाँ पर बात किया था, अल्टरनेट मेजर्स के बारे में। अल्टरनेट मेजर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेना, या फिर जो होता है कोई नए आइडिया या फिर इनोवेशन का आइडिया, इनोवेशन हो गया, इन सब चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल करके अल्टीमेटली हम जो पूरा एक पॉसिबिलिस्टिक मेजर है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये अर्ली पॉइंट पे, शुरुआती दौर पे, यह हमें बफॉन के आइडिया में प्राइमरली देखने को मिल जाता है। ये तो एक अर्ली आइडिया था जो कि जस्ट रेनेसां फेज में प्राइमरली हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन इसी की मेरे को एक साइंटिफिक, एक कह सकते हैं कोडिफाइड फॉर्मेट में प्राइमरली जो डेवलपमेंट देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है बर्नार्ड वरेनियस और इमैनुअल कांत के आइडिया में। और यहीं से हम लोगों का क्लासिकल फेज यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब हम आप इसे प्री क्लासिकल एंड क्लासिकल मैं बोल सकता हूँ, प्री क्लासिकल एंड क्लासिकल फेज यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। क्लासिकल डेवलपमेंट मतलब ये अलग अलग पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, उसी के आधार पर यहाँ पर जो है मतलब फेजेस के फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है। तो प्राइमरली यहाँ पर मुझे दो जोग्राफर देखने को मिलते हैं, एक हो गए जिनका नाम है बर्नार्ड वरेनियस, दिस इज बर्नार्ड वरेनियस हो गए, और दूसरे हो गए जो इमैनुअल कांत थे, दिस इज इमैनुअल कांत। जो हमारे बर्नार्ड वरेनियस हैं, यहाँ पर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ज्योग्राफिया जेनरलिस, दिस इज ज्योग्राफिया जेनरलिस। मेरे ख्याल से ये तो दुनिया को पता होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत सारे इसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 वॉल्यूम प्राइमरली लिखी हुई थी। फर्स्ट 2 जो वॉल्यूम्स थे उसमें इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर बात किया। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब सेलेस्टियल बॉडी के बारे में प्राइमरली यहाँ पर बात किया है, सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। बाकी इसके अलावा एक है जहाँ पर बात किया गया था स्पेशल ज्योग्राफी गिव्स आइडेंटिटी टू ज्योग्राफी। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल ज्योग्राफी गिव्स आइडेंटिटी टू ज्योग्राफी, आइडेंटिटी टू ज्योग्राफी। और वहीं दूसरी ओर हमारे इमैनुअल कांत थे, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म के बारे में बात किया है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। ठीक है, एक्सेप्शनलिज्म का मतलब यहाँ पर इन्होंने कोरोग्राफी के बारे में एक तरीके से बात किया। कोरोग्राफी का मतलब ये होता है, कोरोग्राफी का मतलब होता है जहाँ पर मैं डिस्क्रिप्टिव स्पेशियल स्टडी करता हूँ, स्पेशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। क्योंकि हर एक चीज़ है, जब हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज, तो मैं कैसे किसी भी एक पॉइंट को, किसी एक चीज़ को मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि वो मतलब एक कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, या फिर मतलब जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। इन्होंने कहा कि देखो हर चीज़ जो होती है यहाँ पर चूंकि यूनिक है और इसीलिए हमें एक्सेप्शनलिज्म का आइडिया यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। तो ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिल जाता है जो हमारे इमैनुअल कांत में प्राइमरली इन्होंने दिया था। मतलब अगर मैं बोलूं कि सब्जेक्ट से हट करके जो एक डिफरेंट फिलॉसफी के बारे में जो पहली बार बताया गया था, एक डिफरेंट जो फिलॉसफी के बारे में बताया गया था, वो प्राइमरली हमें इन्हीं इमैनुअल कांत के ही आइडिया में देखने को मिल जाता है। मेक श्योर इस पर क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट बर्नार्ड वरेनियस के बारे में अगर बात करें तो बर्नार्ड वरेनियस का ही आइडिया था जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में डाइकोटमी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी।
डाइकोटमी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। और ये जो डाइकोटमी है, दो तरीके की डाइकोटमी इन्होंने यहाँ पर मतलब एक तरीके से कह लीजिए बता दिया था, या फिर एक तरीके से कह लो कि जो है यू कैन से बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बर्नार्ड वेरेनियस, दो तरीके के मेरे को डाइकोटमी का बर्थ देखने को मिल जाता है। एक हो गया जो मेरा रीजनल ज्योग्राफी है वर्सेस जो हमारा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या जनरल ज्योग्राफी मैं इसको बोल सकता हूँ। और दूसरा इसी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दो हम लोगों को जो हमारा डाइकोटमी है वो बर्नार्ड वेरेनियस के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हमें देखने को मिल जाता है। इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मेक श्योर ये ध्यान रखिएगा कि डाइकोटमी का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है। एनीवे हम लोग इसके बाद से जो बर्नार्ड वेरेनियस और इमैनुअल कांत है, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन के बाद इन्हीं के फॉलोअर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ये जो दो फॉलोअर्स हैं, इसके बाद से जो फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं प्राइमरली उसमें हमें हमबोल्ट का आइडिया, हमबोल्ट का आइडिया और इसके अलावा रिटर का आइडिया हमें देखने को मिल जाता है। ये दो आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं और हम लोग बोलते हैं ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हैं। तो प्राइमरली यहाँ पर हमें मॉडर्न ज्योग्राफी का आइडिया अब हमें देखने को मिल जाता है। तो दिस इज मॉडर्न ज्योग्राफी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि मॉडर्न ज्योग्राफी का फेज हमें कहाँ से देखने को मिलता है, या फिर मॉडर्न ज्योग्राफी का आइडिया किसने बेसिकली स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ पर हमबोल्ट और रिटर दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो मार्क कर देंगे। और अगर मान लेते हैं दोनों है तो आप यहाँ पर हमबोल्ट को मार्क करेंगे बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ये ध्यान रखिएगा ये भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है दोनों की बुक्स वगैरह का नाम यहाँ पर आ जाता है। हमबोल्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो हमबोल्ट ने 3-4 कंट्रीब्यूशन किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे हमबोल्ट ने अपनी एक तो बुक लिखी थी जिसका नाम है कॉस्मोस। एक तो पहली बात यही हो गया। कॉस्मोस में प्राइमरली यहाँ पर इन्होंने जो स्टडी किया है वो बेसिकली फिजिकल फीचर के बारे में स्टडी किया है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने एक और बुक लिखी हुई है जिग्नोसिया। दिस इज जिग्नोसिया। ये जो जिग्नोसिया बुक है इसमें इन्होंने मैक्सिको की जो ट्राइब है इसको यहाँ पर प्राइमरली स्टडी किया था। हालांकि ये जो जिग्नोसिया है यहाँ पर इन्होंने ट्रांस ह्यूमनशिप प्रैक्टिस के बारे में बात किया था, ट्रांस ह्यूमनशिप के बारे में प्रैक्टिस किया था, बताया था कि क्या होती है। और ट्रांस ह्यूमनशिप होती क्या चीज़ है, यह हमारी होती है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का आइडिया होता है ना। सो दिस इज बेसिकली क्या कि मान लो पहाड़ है, ठंड का मौसम हुआ, ये लोग जमीन पे आ गए, और जब गर्मी का मौसम हुआ पहाड़ पे चले गए। सो दे आर प्रैक्टिसिंग ट्रांस ह्यूमनशिप। कौन कौन सी ट्राइब ट्रांस ह्यूमनशिप प्रैक्टिस करती है, रिकॉल करिए। इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में ट्रांस ह्यूमनशिप प्रैक्टिस करने में एक तो गद्दी ट्राइब हो गई थी जो हिमाचल प्रदेश की थी। सिमिलरली इसी तरीके से बकरवाल हो गए। बकरवाल कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर, बकरवाल, यस वेरी गुड, बकरवाल हो गए। और इसके अलावा जौनसरी ट्राइब हो गई, जौनसरी जो कि उत्तराखंड की है, और भूटिया ट्राइब हो गई, दिस इज भूटिया, ये हो गया उत्तराखंड की ट्राइब। ये वो लोग हैं जो प्राइमरली यहाँ ट्रांस ह्यूमनशिप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यह हम लोगों ने इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर लिया। सिमिलरली इसी तरीके से जो है हमारे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी आ जाते हैं जो ट्रांस ह्यूमनशिप प्रैक्टिस करते हैं। यस पॉलीएंड्री भी बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये चीज़ हमारे पास में ये हो गया जो ट्रांस ह्यूमनशिप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि और जरा आगे बात किया जाए तो यहीं पर हमबोल्ट ने और भी कंट्रीब्यूशन इनकी है। जैसे इन्होंने परमाफ्रॉस्ट टर्म दिया था, जैसे परमाफ्रॉस्ट यहाँ पर टर्म दिया था। ये टर्म जो होती है वो प्राइमरली हमें हमबोल्ट के आइडिया में ही देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट का आइडिया दो और लोगों के बारे में दिया गया था। कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे याद रखिएगा। हाँ, इसोथर्म के बारे में भी इन्होंने बोला हुआ है। परमाफ्रॉस्ट मतलब ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में यहाँ पर मूली बहुत खाई जाती है ना, मूली और फ्राई करके खाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रायन हो गया। और इसके अलावा ऐसे मूली करके एक नाम है, चलिए खैर अभी थोड़ी देर में भाई नाम आ ही जाएगा तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए मतलब ट्रिक याद रखिएगा, दिस इज मूली, हिंदी में मूली याद रखिएगा, अभी अपने आप याद आएगा। मूलिंग करके एक बंदा है, उसमें प्राइमरली जो है इन्होंने परमाफ्रॉस्ट टर्म के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। एनीवे इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो परमाफ्रॉस्ट ठंड का मौसम है, फ्राई करके यानी ब्रायन हो गए, और इसके अलावा मूलिंग, ये ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, ये हो गया जो हमारे प्राइमरली हमबोल्ट के आइडिया में देखने को मिल जाता है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, उसी को यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करके तब बात कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं जरा रिटर के आइडिया के बारे में। रिटर ने यहाँ पर जो है बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, रिटर ने बुक लिखी हुई है जिसका नाम है इरकुंडे। दिस इज इरकुंडे, ध्यान रखिएगा, इरकुंडे। रिटर ने जो है यहाँ पर ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच प्राइमरली यहाँ पर बात किया है। दिस इज टेलियोलॉजिकल अप्रोच। ऑब्वियसली ये भी जो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट ही हैं,
इन्होंने भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के ही बारे में बात किया। यस यस ऑब्वियसली, मूली मतलब यही है, MULLA, मूले यही है, मूली। तो यहाँ पर मूली करके यही मैं बोल रहा हूँ। तो ये प्राइमरली जो होता है, ये रिटर का आइडिया ये हमें रिटर का आइडिया देखने को मिल जाता है, जो हमारे टेलियोलॉजिकल अप्रोच और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का आइडिया था। इन्होंने ध्यान रखिएगा कि रिटर ने जो अपना आइडिया दिया था, प्राइमरली वो कॉन्टिनेंटल स्केल पर दिया हुआ है। कॉन्टिनेंटल स्केल पे जो इन्होंने स्टडी भी की है, उसकी स्केलिंग भी, रीजनल स्टडी भी जो है कॉन्टिनेंटल स्केल पे की हुई है। और इस वजह से ये सब हमें जनरल ज्योग्राफी के अप्रोच देखने को मिल जाते हैं। ये सब हमें जनरल ज्योग्राफी के अप्रोच देखने को मिल जाते हैं। और इन्होंने फॉलो किसको किया है? इन सभी लोगों ने फॉलो किया है वरेनियस को। दिस इज बर्नार्ड वारेनियस को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। सो ये आइडिया हम लोगों को यहाँ पर हम्बोल्ट और रिटर का देखने को मिल गया। तो एक तरफ हमारे बर्नार्ड वारेनियस हो गए, दूसरी तरफ हमारे जो है इमैनुअल कांत हो गए। इन लोगों के बारे में आपको पता चल ही गया है, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट हो गए। और इसके अलावा इमैनुअल कांत के लिए ध्यान रखिएगा कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जो एक्सेप्शनलिज्म है, इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म का आइडिया हमें देखने को मिल जाता है। हाँ जी, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, हाँ एक पॉइंट यहाँ पर स्किप हो गया था। यहाँ पर रिटर का जो आइडिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया इन्होंने दिया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया यहाँ पर दिया गया था, जिसको जूजा मेनहैंग कहा जाता है। दिस इज जूजा मेनहैंग। अब देखिए, जूजा मेनहैंग का आइडिया जो दिया गया था, इट इज एक्चुअली ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ नेचर। ये जो ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ नेचर है, प्राइमरली रिटर के द्वारा दिया गया था, जिसको इन्होंने जूजा मेनहैंग का जो आइडिया लिया था, ये जूजा मेनहैंग का आइडिया प्राइमरली इन्होंने गॉड से कनेक्ट किया था, सुप्रीम पावर, जैसे सुप्रीम पावर से यहाँ पर कनेक्ट किया था। वहीं जो हम्बोल्ट है, इन्होंने क्या आइडिया लिया था? इन्होंने प्राइमरली नेचर डोमिनेंस या नेचर के डोमिनेशन के बारे में यहाँ पर बात किया था कि नेचर जो है वो डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक यूनिटी है वो नेचर है, बट एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक यूनिटी का जो एरिया आइडिया है वो कहा जाता है कि वो रिटर का है, जिसने जूजा मेनहैंग टर्म के बारे में बात किया था और जिन्होंने गॉड यानी कि टेलियोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बताया था कि जो गॉड है, भगवान है, वही बेसिकली सारी चीज़ों को ड्रिवन करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो दैट इज द थिंग जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू हम्बोल्ट और रिटर के आइडिया को लेकर के। यही चीज़ हम लोगों को हम्बोल्ट में और रिटर में देखने को मिल जाती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट और रिटर के बाद हमारे पास आगे क्लासिकल जोग्राफर्स आ जाते हैं। तो जरा क्लासिकल जोग्राफर के बारे में जरा बात किया जाए। अब देखिएगा, जो क्लासिकल जोग्राफर हैं, दीज आर क्लासिकल जोग्राफर्स। जो क्लासिकल जोग्राफर्स हैं, प्राइमरली यहाँ पर हमें बर्नार्ड वरेनियस की डोमिनेशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर कई सारे जोग्राफर हैं, उनका नाम एक बार पहले मैं नोट डाउन कर देता हूँ, फिर उसके बाद से इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास साहब आते हैं जिनका नाम है ऑस्कर पैस्चल। दिस इज ऑस्कर पैस्चल। ऑस्कर पैस्चल हो गए। सिमिलरली इसी तरीके से रैडजेल का आइडिया आ जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से रिस्थोफन का आइडिया आ जाता है। दिस इज रिस्थोफन का आइडिया हो गया। और इसके अलावा विडाल डे ला ब्लाश का आइडिया आ जाता है। दिस इज विडाल डे ला ब्लाश। हालांकि और भी लोग हैं, जैसे हेटनर का भी आइडिया यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, हेटनर का आइडिया हो गया। तो ये वो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो प्राइमरली हम लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर देखने को मिल जाती है। हाँ जी बताइए जितेंद्र, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं ऑस्कर पैस्चल के बारे में। ऑस्कर पैस्चल के बारे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी एक प्राइमरली, वैसे तो ये हार्डकोर फिजिकल जोग्राफर हैं, ये प्राइमरली यहाँ पर हार्डकोर फिजिकल जोग्राफर हैं। दिस इज, ये जो है हार्डकोर फिजिकल जोग्राफर थे। हार्डकोर फिजिकल जोग्राफर का मतलब यहाँ पर ये हो गया, फिजिकल जोग्राफर हो गए। इन्होंने प्राइमरली फिजिकल जोग्राफी को ही स्टडी किया था। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि प्राइमरली ज्योग्राफी का जो मेन एम होना चाहिए, इट शुड टू स्टडी द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी, कि हमें क्लाइमेट में क्या हो रहा है, लैंडफॉर्म्स में क्या देखने को मिल रहा है, अर्थ में क्या चीज़ें हो रही है। तो दिस शुड बी द, यू कैन से, पॉइंट ऑफ स्टडी। ये हमें प्राइमरली यहाँ पर स्टडी के तौर पर देखने को मिल जाना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने प्राइमरली इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात किया था। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है देश ऑसलैंड। ये बुक याद रखिएगा, देश ऑसलैंड, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर है तो ये लोग बुक पर कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, देश ऑसलैंड, ये आइडिया प्राइमरली हमें ऑस्कर पैस्चल का देखने को मिल जाता है। प्राइमरली इनको बोला जाता है कि ये साइंटिफिक जो है, साइंटिफिक मॉर्फोलॉजिस्ट थे। दिस इज साइंटिफिक मॉर्फोलॉजिस्ट थे, मॉर्फोलॉजिस्ट एंड ऑब्वियसली जियोमॉर्फोलॉजी पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर करते थे। रैडजेल के बारे में तो हम लोगों ने तमाम बातें की हुई हैं। जैसे रैडजेल का आइडिया वैसे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के ही। तो प्राइमरली यहाँ पर भी नॉट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इनका आइडिया जो होता है वो डिटर्मिनिज्म के अप्रोच के तौर पर प्राइमरली हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। या हमारे पास में डिटर्मिनिज्म का अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो फॉलो कर रहे थे वो एक्चुअली फॉलो कर रहे थे बर्नार्ड वरेनियस को ही। ये जो है बर्नार्ड वरेनियस को ही यहाँ पर ये फॉलो कर रहे थे।
और बर्नार्ड वरेनियस कहना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग ये बोलें कि हम्बोल्ट को फॉलो कर रहे थे। हम्बोल्ट भी, चूंकि ये जर्मन लोग हैं, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं, तो यहाँ से प्राइमरली हम्बोल्ट के आइडिया से ही इन्होंने डिटर्मिनिज्म का इसको मतलब कि यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। और इसी की वजह से अल्टीमेटली हमें जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, या हमारे पास में जर्मन स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर डेवलप होती है। और ये जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, इस जर्मन स्कूल ऑफ थॉट ने प्राइमरली यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में बात किया। इसकी जो शुरुआत होती है वो हम्बोल्ट से हमें देखने को मिल जाती है, और फिर उसके बाद से हेराल्ड और तमाम लोग हमें आगे देखने को मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये प्राइमरली हमारे पास में डिटर्मिनिज्म का आइडिया देते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, सेम वही फॉलो करते हुए, हम्बोल्ट को ही फॉलो करते हुए अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। दिस इज एंथ्रोपोजोग्राफी। अब ये जो एंथ्रोपोजोग्राफी है, यहाँ पर वॉल्यूम नंबर 1 इन्होंने लिखा, और उसमें प्राइमरली वही नेचर के डोमिनेशन के बारे में इन्होंने बात किया था। चलिए ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद से थोड़ा सा इन्होंने सोचा कि यार ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर समय केवल और केवल जो है नेचर ही सारी चीज़ों को कर रहा है। ह्यूमन भी तो कुछ ना कुछ अपना एक्शन लगा रहा है, ह्यूमन भी तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव यहाँ पर खोजने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं, हम जो ह्यूमन है उसके एक्शन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इन्होंने एक दूसरी भी बुक लिखी कुछ समय के बाद में जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम नंबर 2। एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम नंबर 1 में तो प्राइमरली इन्होंने डिटर्मिनिज्म के बारे में यहाँ पर बात किया था। वॉल्यूम नंबर 2 में यहाँ पर इन्होंने अपने आइडिया को चेंज किया, और इन्होंने कहा नहीं, ये जो है वो न्यू डिटर्मिनिज्म है, दिस इज न्यू डिटर्मिनिज्म, ये न्यू है, नया। यहां पर क्या कहा गया, नेचर तो ठीक है, नेचर तो ऑब्वियसली डोमिनेंट रोल में है, नेचर जो है वो डोमिनेंट रोल में है, ये बात बिल्कुल सही बात है, डोमिनेंट रोल में है, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन भी यहां पर कुछ अल्टरनेटिव प्रैक्टिस यहां पर करता है, और ये यहां से शुरुआत हो जाती है। और यहीं इनकी जो शुरुआत है, इसी के बेसिस पर अल्टीमेटली हमें इनके जो स्टूडेंट लोग थे, जैसे एक हमें यहाँ पर एलन चर्चिल सैंपल का आइडिया देखने को मिल जाता है। दिस इज एलन सैंपल, अमेरिकन थी वैसे ये, एलन चर्चिल सैंपल हो गई, और इन्होंने प्राइमरली ये ध्यान रखिएगा ये अमेरिकन है, हालांकि स्टूडेंट तो राइट्ज़ेल की ही है, जर्मन स्कूल की ही है, लेकिन ये खुद अमेरिकन है। और इन्होंने प्राइमरली अमेरिका के अंडर में होने वाले जो भी यहाँ पर चेंजेस हैं उसको प्राइमरली यहाँ पर स्टडी किया था, और इन्होंने यही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो प्राइमरली यहाँ पर एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम नंबर 2 में लिखी गई थी, इसी को इन्होंने आगे प्रोपाउंड किया। इन्होंने बोला कि मैन इज एजेंट ऑफ व्हाट, मैन इज, यू कैन से एजेंट ऑफ अर्थ, मैन इज एजेंट या चाइल्ड ऑफ अर्थ, जो भी बोलना चाहे, एजेंट है या बच्चा है, जो भी है, मैन इज चाइल्ड ऑफ अर्थ, मैन इज चाइल्ड ऑफ अर्थ, चाइल्ड ऑफ अर्थ, मैन जो है यहाँ पर चाइल्ड ऑफ अर्थ है। बेसिकली मर्थ वही मदर गॉडेस अर्थ है, और वो बेसिकली अपने बच्चे को नर्चर करती है, देखती है, सब कुछ करती है। तो यही सब प्राइमरली यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के आइडिया के तौर पे देखने को मिल जाता है। ये जो आइडिया है, इसी आइडिया का एक दूसरा वर्जन हमें क्लाइमेटिक जो है देखने को मिल जाता है, यानी कि क्लाइमेट के थ्रू देखने को मिलता है, जो हंटिंगटन ने यहाँ पर दिया था, हंटिंगटन ने दिया था। हंटिंगटन का जो आइडिया है, हंटिंगटन का जो आइडिया है वो प्राइमरली क्लाइमेट ड्रिवन, दिस इज क्लाइमेट ड्रिवन डिटर्मिनिज्म को लेकर के, ध्यान रखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। क्लाइमेट ड्रिवन यहां पर बताया गया था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, एक बुक का नाम तो सभी लोगों को पता होगा, पल्स ऑफ एशिया, बहुत फेमस बुक है, दिस इज पल्स ऑफ एशिया, इन्होंने एक बुक लिखी थी। दूसरा इसी तरीके से सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये वही बुक है जहां से क्लाइमेट के डोमिनेंस या क्लाइमेट जो होती है कैसे डोमिनेट कर रही है उसके बारे में यहां पर बताया गया था। सिमिलरली इसी तरीके से एक और भी यहाँ पर बुक लिखी गई थी, दैट इज मेन स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मेन स्प्रिंग, स्प्रिंग है SPRING, स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, दिस इज ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। और इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वैसे विडाल डे ला ब्लास ने भी लिखा हुआ है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों लोगों ने लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बस ये है कि ये फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट के हैं, फ्रेंच है, और ये जो होते हैं ये जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। हंटिंगटन का आइडिया ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। अब देखिए राइट्ज़ेल का आइडिया वैसे तो हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, हम लोगों ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी डिस्कशन किया हुआ है। इनके और भी स्टूडेंट थे, जैसे हम लोगों ने ज़ेलन के आइडिया के बारे में बात किया हुआ था जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में थे, इसी तरीके से हॉशफर के बारे में बात किया था। इनकी बुक्स का भी नाम हम लोगों ने बात किया था कि इन्होंने जो है पॉलिटिशियन ज्योग्राफी लिखी हुई थी, है ना। सो देयर आर मल्टीपल यू कैन से कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि हमें राइट्ज़ेल में देखने को मिल गया था। बल्कि इन्होंने फ्रंटियर वगैरह के बारे में भी बात किया था, बताया था कि फ्रंटियर जो होते हैं वो एक्चुअली रियल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में है, लेकिन वो हम लोगों ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बात किया हुआ है, उसको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ जरा देखिएगा, मैन इज चाइल्ड ऑफ अर्थ, ये चीज़ जो लिखी गई है इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया गया था प्रिंसिपल ऑफ गाया के नाम से। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ
गाया के नाम से यहां पर बताया गया था। गाया का मतलब क्या है? गाया का मतलब यहां पर है अर्थ जो है वो एक इकोसिस्टम के तौर पर यहां पर काम करता है, इकोसिस्टम के तौर पे काम करता है, जो एक्चुअली अपनी सारी चीजों को बैलेंस करता है। मान लेते हैं कहीं पर एक जगह पर डिसबैलेंस होगा तो दूसरी जगह पर इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस प्रिंसिपल को दिया गया था लवलॉक के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा दिस इज लवलॉक का आइडिया, प्राइमरली इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ गाया। ये बेसिकली लवलॉक का आइडिया है, ये भी ध्यान रखिएगा चूंकि इसी से रिलेटेड है, इसलिए यहीं पर रिलेटेड करके हम लोगों ने बात कर लिया है। बाकी लेवांसरम के बारे में, लिविंग स्पेस, ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ जो स्टेट है, इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता ही है, ये प्राइमरली यहाँ पर रेडजेल के द्वारा दिया गया था। चलिए ठीक है, अगला हमारे पास रिस्थोफन का आइडिया आता है। रिस्थोफन ने, ध्यान रखिएगा, रिस्थोफन ने यहाँ पर डाइकोटमी बढ़ाई थी किसके किसके बीच में? डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म को लेकर के। सो दिस इज डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म को लेकर के, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म को लेकर के यहाँ पर इन्होंने, रिस्थोफन ने प्राइमरली यहाँ पर बात किया था। इन्होंने चाइना के जो लैंडफॉर्म्स हैं उसको यहाँ पर स्टडी किया था, चाइना के लैंडफॉर्म्स। अब वो चाइना के जो लोएस्ट फील्ड है उसको यहाँ पर स्टडी किया गया था, लोएस्ट फील्ड को स्टडी किया गया था। इसके अलावा कोल माइन को यहाँ पर स्टडी किया गया था। तो ये जो रिस्थोफन का आइडिया है, प्राइमरली इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ ही ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पर फोकस किया है। फिजिकल ज्योग्राफी, हाँ, डोमिनेशन हमें फिजिकल ज्योग्राफी की ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बट एनीवे इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है रिस्थोफन का, वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जो है डाइकोटमी बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। अभी डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बारे में भी बात करते हैं कि आखिर में ये आइडिया क्या है और कैसे ये आगे बढ़ा, क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा बात करते हैं विडाल डेला ब्लास को लेकर के। अब जरा विडाल डेला ब्लास के आइडिया के बारे में आ जाते हैं। विडाल डेला ब्लास हम लोगों ने देखा ये फ्रेंच स्कूल के थे, और यहां पर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्राइमरली पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में यहां पर बात किया। पॉसिबिलिज्म में इन्होंने प्राइमरली जो तरीका इस्तेमाल किया था वो कल्चरल स्प्रेड का इस्तेमाल किया था, कल्चरल स्प्रेड का। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मान लेते हैं कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो उसको परसीव करने का जो तरीका है या फिर जो इम्पैक्ट होता है, सबके ऊपर बराबर बराबर यूनिफॉर्म एक ही जैसा तो होगा नहीं, सबका अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि एवरी पर्सन परसीव द इम्पैक्ट ऑफ एनी इवेंट डिफरेंटली। तो इन्होंने एक पॉसिबिलिज्म के बारे में यहां पर बात किया। इन्होंने कहा कि देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग उसको रिएक्ट करेंगे, कुछ लोग उसके मतलब वही है कि कुछ लोग अडॉप्ट कर जाएंगे, कुछ लोग सर्वाइव कर जाएंगे, और कुछ लोग जो होता है वहीं पर एंडेमिक हो जाएंगे, मतलब कुछ लोग जो होता है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये जो एक पॉसिबिलिज्म का आइडिया था, यह हमें विडाल डेला ब्लास के आइडिया से हमें देखने को मिल जाती है। यहां पर इन्होंने कई सारे आइडिया के बारे में बात किया था, जैसे इन्होंने पेज स्केल के बारे में बात किया, इन्होंने जेनरे दे वाया के बारे में बातें किया, जेनरे दे वाया के बारे में बातें किया। ये दोनों के दोनों टर्म किससे रिलेटेड है? ये दोनों के दोनों टर्म विडाल डेला ब्लास से रिलेटेड है। इसके अलावा इन्होंने कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। दिस इज कंसेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट दिया था, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का, कि एवरीथिंग इज, मतलब वही है कि हर चीज जो होती है वो यूनिटी है, हर चीज जो होती है एक ही जैसी है, बस यहां पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। ये हो गया जो यहां पर विडाल डेला ब्लास है। विडाल डेला ब्लास ने यहां पर एक नया स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया जिसको बोलते हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। अब ये जो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है ये प्राइमरली पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बन गई थी, पॉसिबिलिज्म को ये आगे प्रमोट कर रही थी। ये पॉसिबिलिज्म का हमें आइडिया देखने को मिल जाता है। अब इस पॉसिबिलिज्म स्कूल में कई सारे लोग हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कुछ लोगों का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने प्राइमरली पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखी है। इसमें जैसे नाम ध्यान रखिएगा लुई फेवरे का नाम लिए। जो लुई फेवरे हैं FEBVRE, इन्होंने पॉसिबिलिज्म टर्म को कॉइन किया था, पॉसिबिलिज्म टर्म को यहां पर कॉइन किया था, तो टर्म यहां पर कॉइन किया है। इसके अलावा जीन ब्रूंज का नाम ध्यान रखिएगा, दिस इज जीन ब्रूंज का नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मार्टोम का नाम ध्यान रखिएगा, मार्टोम का आइडिया ध्यान रखिएगा, दे विदालीन, ठीक है, दे ट्रेडिशन विलाडीन बेसिकली इनका पूरा है, दे ट्रेडिशन या ला ट्रेडिशन विडालेन जो भी है, ये बेसिकली एक्चुअली फ्रेंच है, तो कई बार डे लिखा जाता है, कई बार ला लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली फ्रेंच वही है, फ्रेंच भाषा में बोला जाता है। सो दिस इज ला ट्रेडिशन विडालेन। तो प्राइमरली यहां पर विडालेन की, मतलब विडाल की ही जो ट्रेडिशन है, विडाल का जो आइडिया है, इसी को आगे प्रमोट किया गया था किसके द्वारा? मार्टोम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मार्टोम का आइडिया हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से हमारे पास डिमेंजियन का आइडिया एक है, डिमेंजियन का आइडिया देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा हम लोगों को यहीं पर जो होता है
मतलब ब्लैंडफोर्ड का भी आइडिया, ब्लैंड, दिस इज ब्लैंड, ब्लैंड जो है ब्लैंड, ब्लैंड करके ब्लैंडफोर्ड है, क्या नाम है इनका, ऐसे ही कुछ नाम है। एक सेकंड रुकिए, मैं देख ही लेता हूँ। ब्लैंकॉर्ड, ब्लैंकॉर्ड, ब्लैंडफोर्ड नहीं है, ब्लैंकॉर्ड है। ब्लैंकॉर्ड का आइडिया, ब्लैंडफोर्ड का आइडिया जो होता है ग्रेट प्लेन में हम लोग डिस्कस करते हैं, ब्लैंकॉर्ड का आइडिया देखने को मिल जाता है। ये सारे जो आइडियाज हैं प्राइमरली वो हमारे पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास में हेटनर का आइडिया आ जाता है। हेटनर के आइडिया के बारे में बस ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने इडियोग्राफी टर्म दिया था, दिस इज इडियोग्राफी टर्म दिया था, दैट्स इट। यह हमारे पास में पूरा आइडिया हम लोगों ने जितने भी क्लासिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड थे इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। बाकी यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। बट एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा, और हम लोग डिस्कस करते हैं अब जो यहाँ पर एक नया डिबेट स्टार्ट हो गया, दैट है डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म का। डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म का जो डिबेट था, हम लोग जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या डिबेट यहाँ पर चल रही है, क्या डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी कहानी ही शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ऑब्वियसली कहानी की जो शुरुआत होती है बर्नार्ड वरीनियस से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास बर्नार्ड वरीनियस देखने को मिल जाते हैं। बर्नार्ड वरीनियस ने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है जुग्राफिया जनरलिस, ठीक है, जुग्राफिया जनरलिस। और यहाँ पर इन्होंने मतलब एक डिफरेंशिएट कर दिया था फिजिकल फैक्टर या फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के। फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के यहाँ पर एक हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाती है। हालांकि हमारे पास जो इमैनुअल कांत आए थे, इमैनुअल कांत ने यहाँ पर इन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज लाइक एक्सेप्शनलिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर चूंकि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म पर बेस्ड है, तो हमें यहाँ पर एक्सेप्शनलिज्म, ठीक है, जो भी है, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हम लोग केवल और केवल चीज़ें जो होती है ना वो डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ यूनिक है। और चूंकि हर एक चीज़ यूनिक है तो जनरलाइजेशन का तो कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है, हम जनरलाइजेशन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो प्राइमरली यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला। अब इसके बाद से इनके जो फॉलोअर आगे आते हैं, दैट इज हम्बोल्ट का आइडिया और रिटर का आइडिया। हम्बोल्ट और रिटर ने प्राइमरली यहाँ पर अगेन फिजिकल ज्योग्राफी को डोमिनेट किया। फिजिकल ज्योग्राफी पर हमें यहाँ पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाती है, चाहे वो ओशियन करंट के फॉर्मेट में हो, चाहे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को लेकर के हो। तो प्राइमरली यहाँ पर जो है इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस किया था। और ये प्राइमरली सेम वही बर्नार्ड वरीनियस के आइडिया को ही प्रोपाउंड कर रहे थे, बर्नार्ड वरीनियस के आइडिया को ही फॉलो कर रहे थे, बर्नार्ड वरीनियस के आइडिया को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इसके बाद से जो आने वाले ज्योग्राफर थे, जैसे कि ऑस्कर पैस्टल का आइडिया हो गया। अब ऑस्कर पैस्टल ने बोल दिया ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी होना चाहिए। तो ये हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफर थे, हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफर थे। जो है इन्होंने अपनी किताब लिखी थी डेस जो है ऑस्ट्रेलैंड, ठीक है। तो इन्होंने हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफर ये थे, और इनका ये कहना था कि ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड ओनली जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है। फिर उसके बाद से हमें रैडज़ल का आइडिया देखने को मिल गया था। लेकिन जो रैडज़ल का आइडिया था, इन्होंने अब डिटर्मिनिज्म के बारे में बात किया। डिटर्मिनिज्म का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक्चुअल में नेचर या फिर जो यहाँ पर ह्यूमन एक्शंस होते हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं, नेचर वर्सेस ह्यूमन देखने को मिल रहा था। इन्होंने एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट कर दिया डिटर्मिनिज्म। लेकिन इससे पहले ही हमें रिस्थोफन का आइडिया देखने को मिलता है, और रिस्थोफन ने प्राइमरली यहाँ पर यह कहा कि देखो ऐसा है कि ज्योग्राफी का मतलब तो फिजिकल वर्सेस ह्यूमन नहीं, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है। मतलब ये जो डाइकोटमी थी, चल रही थी, इस डाइकोटमी को सॉल्व किया गया था किसके द्वारा, ये सॉल्व किया गया था रिस्थोफन के द्वारा, रिस्थोफन के द्वारा। और इन्होंने यहाँ एक नया क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कह दो कि जो होता है वो पूछ लिया कि एक्चुअली हमारे पास में सवाल ये नहीं होना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, हमारे पास सवाल ये होना चाहिए हु इज डोमिनेटिंग, कौन सी है जो डोमिनेट कर रही है, वेदर इट इज नेचर और ह्यूमन, कौन डोमिनेट यहाँ पर कर रहा है। तो इन्होंने सॉल्व जरूर किया, लेकिन यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट भी की है। क्या एस्टैब्लिशमेंट की है? डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, ये यहाँ पर इन्होंने डाइकोटमी यहाँ पर ये कॉइन कर दी, और ये पूरा आइडिया हमें रिस्थोफन के आइडिया में देखने को मिल जाता है। अब देखिए डिटर्मिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में आप लोगों को पता ही है, जहाँ पर प्राइमरली नेचर जो है वो डोमिनेट करती है, नेचर यहाँ पर डोमिनेट करती है। और जबकि पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में यहाँ पर ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया है कि ह्यूमन एक्शंस एक्चुअली यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, या ह्यूमन एक्शन ही होते हैं प्राइमरली जो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी ह्यूमन एक्शन और इसी डिटर्मिनिज्म के बेसिस पर ही अब आगे दोनों के बीच में डिबेट होना शुरू हो जाता है। एक तरफ हमारे पास में जो डिटर्मिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, डिटर्मिनिज्म है जो प्राइमरली जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है।
अब ये जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, ये हम ये नहीं कह सकते हैं किसने यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रैटजेल का आइडिया हमें देखने को मिल जाता है इस चीज़ की शुरुआत करने के लिए। और बहुत सारे जोग्राफर हैं जो डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जैसे हम्बोल्ट का आइडिया हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम्बोल्ट ने यहाँ पर किया। रिटर का आइडिया हमें देखने को मिल सकता है, सेम्पल का आइडिया यहाँ पर देखने को मिल सकता है, हंटिंगटन का आइडिया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हंटिंगटन का आइडिया हो गया। और इनफैक्ट मल्टीपल मोर जोग्राफर्स आर देयर जिन्होंने डिटर्मिनिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। वहीं पैरेलली हमारे पास में पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी चल रही थी। तो पॉसिबिलिस्टिक स्कूल यहाँ पर जो चल रही थी वो प्राइमरली फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर चल रहा था। दिस इज फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर चल रही है। अब ये जो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट चल रही है, ये प्राइमरली विडाल डे ला ब्लास के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, या विडाल डे ला ब्लास ने प्राइमरली चीज को स्टैब्लिश किया था, विडाल डे ला ब्लास। ठीक है, अब इसमें कई सारे हमें कंट्रीब्यूटर देखने को मिल जाते हैं, जैसे लुई फेवरे हो गए। दिस इज लुई फेवरे हो गए, लुई फेवरे जिसने प्राइमरली पॉसिबिलिज्म टर्म को ही कॉइन किया हुआ था। इसके अलावा हमें जीन बॉडीन का आइडिया देखने को मिल जाता है, जीन ब्रून्स का आइडिया देखने को मिल जाता है, जिस जीन ब्रून्स का आइडिया। इसके अलावा मार्टोम का आइडिया देखने को मिल जाता है, डिमेंजियन का आइडिया देखने को मिल जाता है, डिमेंजियन। इसके अलावा हम लोगों ने ब्लैंक कॉर्ड का हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया, ब्लैंक कॉर्ड का आइडिया आ जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्राइमरली पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात किया था। अब यहाँ देखिए, दोनों अपनी जगह पर बात कर रहे थे, दोनों अपने एग्जाम्पल्स दे रहे थे, दोनों अपनी चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एनीवे, अब इन दोनों के बीच में जब डिबेट बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली हमारे पास आते हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। हमारे पास आते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने अब यहाँ पर दोनों चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की। तो यहाँ पर इन्होंने एक बैलेंसिंग थ्योरी यहाँ पर दी, दिस इज बैलेंसिंग थ्योरी। और ये जो थ्योरी है वो है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। दिस इज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का आइडिया हो गया, या इसी तरीके से प्रैग्मैटिक डिटर्मिनिज्म का आइडिया हो गया, दिस इज प्रैग्मैटिक डिटर्मिनिज्म का आइडिया हो गया, या फिर इसी तरीके से हमारे पास में जो है नियो डिटर्मिनिज्म का आइडिया आ जाता है, दिस इज नियो डिटर्मिनिज्म का आइडिया आ जाता है। आपकी जो बुक है, जो यूथ वाली बुक है, उसमें बहुत सारी गलतियां दी गई हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां दी गई हैं। जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये मतलब इनफैक्ट एक जगह पर कुछ लिखा है, कुछ लिखा हुआ है, तो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें मैं जो करेक्ट वर्जन है वो मैं यहाँ पर मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्राइमरली यहाँ पर इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में यहाँ पर बात किया। इन्होंने कहा कि मैन जो है, मैन एक्चुअली अपना मैन डज नॉट ब्रिंग, मतलब वही कहा है, मैन डज नॉट यू कैन से ब्रिंग या अप्लाई फर्टिलाइजर ऑन अ बैरन लैंड, अप्लाई फर्टिलाइजर ऑन अ बैरन लैंड, ऑन अ बैरन लैंड। किसी बैरन लैंड के ऊपर में फर्टिलाइजर यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। और अर्थ जो है वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे काम करता है, दिस इज ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे काम करता है। तो प्राइमरली यहाँ पर यही कहा गया कि देखो ऐसा है नेचर बेसिकली। हाँ बिल्कुल करेंगे, ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। अभी जैसे क्या है कि मैं एक बार जरा पूरा गो थ्रू कर दे रहा हूँ ताकि आपका मतलब जो लोग भी अभी 19 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग कंफर्टेबल पोजीशन में एटलीस्ट हो जाएंगे, क्वेश्चंस उनसे होने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले एक पूरा एक ओवरव्यू हम लोग डिस्कशन कर लें कि एटलीस्ट आपको जिसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर जिसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट वो लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। बाकी आगे तो हम लोगों को एनीवे क्वेश्चन डिस्कस करने ही हैं। चलिए खैर, तो हम लोग जरा बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि मैन डज नॉट अप्लाई फर्टिलाइजर ऑन ए बैरन लैंड, और एक अर्थ जो है एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे है। जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन होती है वो प्राइमरली यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, तो ह्यूमन एक्शंस आर लाइक ट्रैफिक। ह्यूमन एक्शन जो होते हैं वो ट्रैफिक के तौर पे बस उसको अर्थ जो है कंट्रोल करके रखी हुई है। कैसे कंट्रोल करती है? अर्थ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। जैसे एक प्रिंसिपल होती है जो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ गाया, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ गाया हो गया। किसने दिया था? लवलॉक ने दिया था, दिस इज लवलॉक। इसके अलावा हमें होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल देखने को मिल जाती है, दिस इज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल हो गई, होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल हमें देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर जो इकोसिस्टम बैलेंसिंग होती है वो इकोसिस्टम बैलेंसिंग हमें देखने को मिल जाती है, इकोसिस्टम बैलेंसिंग हो गई, दिस इज इकोसिस्टम बैलेंसिंग। ये प्राइमरली हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब ग्रिफिथ टेलर का जो आइडिया था काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को सॉर्ट कर दिया था, लेकिन अब ग्रिफिथ टेलर का हमें मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाता है। आज की डेट में हमें मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाता है। अभी जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है अब यहाँ पर डोमिनेट होता है जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह, चूंकि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ें आ रखी हैं, तो प्राइमरली आज की डेट में हमें फिर से दो डोमिनेशन या दो फ्रैगमेंटेशन हम लोग बोल सकते हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं जो नया यहाँ पर डेवलप हो रहा है। एक है जो हमारा प्रोबेबिलिज्म का आइडिया है, दिस इज प्रोबेबिलिज्म का आइडिया है।
प्रोबेबिलिज्म का जो आइडिया है ये प्राइमरली OH स्पेट के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म का आइडिया है, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म का आइडिया है जो दिया गया है टेथम के द्वारा। दिस इज टेथम, TETHAM, टेथम के द्वारा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज प्रैग्मेटिक डिटर्मिनिज्म और ये है प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और कई मैंने ऐसा देखा ऑप्शन में जो है प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म को इन्होंने ग्रिफिथ टेलर मार्क कर रखा है, बट एक्चुअल में इसका आंसर टेथम का आइडिया रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर कहीं पर गलत होगा तो। ये पूरा आइडिया हम लोगों ने डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के आइडिया के बारे में यहां पर डिस्कशन किया। अब देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पर स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है, तो थोड़ा मैं स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं या स्टेटमेंट जो अलग अलग ज्योग्राफर ने बोला हुआ है जरा उनके बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे जो हमारे जीन ब्रूंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या है, पॉसिबिलिज्म है, मतलब कि ये पॉसिबिलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के हैं। तो पॉसिबिलिज्म में इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो चेंज है वो नेचुरल लॉ है, चेंज इज प्रिंसिपल ऑफ लॉ, चेंज जो होता है चेंज इज नेचर ऑफ लॉ। ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट सीधे इसी तरीके से पूछा जाएगा। अब देखिए चेंज जो है, बदलाव जो है वो ये हमारा नेचर का नियम है, ऐसा कहा जाता है। और ये ऑब्वियसली पॉसिबिलिज्म के आइडिया के बारे में ही यहां पर बता रहे हैं। सिमिलरली इसी तरीके से यहां पर एक बुक लिखी गई थी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। सो ग्रिफिथ टेलर के बारे में यहां पर अगर मैं बात करूं, ग्रिफिथ टेलर ने अपनी बुक लिखी हुई है, कई बार पूछी गई है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें भी ये पूछा जा सकता है। सो इन्होंने लिखी है ज्योग्राफी ऑफ 12th सेंचुरी। दिस इज ज्योग्राफी ऑफ 12th सेंचुरी की जो ज्योग्राफी है ये ध्यान रखिएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा लिखा गया है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे सिंपल जो मैडम है, इन्होंने भी बेसिकली यहाँ पर अपना कई सारे स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। जैसे इनकी एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ रेस्टलेस ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ये ध्यान रखिएगा, रेस्टलेस ह्यूमन और अनस्टेबल अर्थ के बारे में जो बात किया गया है वो सिंपल के बारे में, मतलब सिंपल ने प्राइमरली यहां पर बात किया हुआ है। और इसके अलावा ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मैन जो है प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस है, ये बात की है। मैन इज यू कैन से चाइल्ड ऑफ अर्थ, या तो ये लिखा होगा या एजेंट ऑफ अर्थ लिखा होगा, तो दिस इज एजेंट ऑफ अर्थ लिखा होगा, या फिर एनीवे इस तरीके से कुछ भी लिख सकता है। यहां पर ये भी हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। तो जो स्टेटमेंट वाली चीजें एक साथ ही मैं सारा डिस्कस कर ले रहा हूं, तो ये प्राइमरली यहां पर बात किया गया था। हंटिंगटन के बारे में इसी तरीके से देख लीजिए, हंटिंगटन ने भी कुछ एक यहां पर स्टेटमेंट्स वगैरह बात किए हुए हैं। हंटिंगटन ने प्राइमरली यहां पर बोला हुआ था, एक तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट एंड ह्यूमन के बारे में जब भी बात आएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो हंटिंगटन का ही प्राइमरली आइडिया है। इन्होंने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया है कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशन इन ह्यूमन या फिर इन कल्चर, ठीक है, ह्यूमन हो गया या फिर कल्चर हो गया, ये प्राइमरली इन्वायरमेंट ड्रिवन होता है। मतलब जो भी कल्चर आ रहा है प्राइमरली वो इन्वायरमेंट ड्रिवन प्राइमरली ये हमें देखने को मिल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से विडाल डेला ब्लास के कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से एक काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि नेचर का जो रोल होता है, नेचर्स रोल इज नो मोर देन दैट ऑफ एन एडवाइजर। मतलब नेचर यहां पर एडवाइजर के रोल पे है, क्योंकि यहां पर इन्होंने पॉसिबिलिज्म के बारे में बात किया हुआ है। तो दिस इज पॉसिबिलिस्टिक मेजर के बारे में यहां पर इन्होंने बात किया, पॉसिबिलिज्म को लेकर के प्राइमरली यहां पर इन्होंने कंसीडर किया हुआ था। बाकी जो ज्योग्राफिक टेरेस्ट्रियल यूनिटी है इसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो आइडिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि रीजनल ज्योग्राफी इज कोर ऑफ ज्योग्राफी, दिस इज रीजनल ज्योग्राफी इज कोर ऑफ ज्योग्राफी। किसने बोला है? अगेन विडाल डेला ब्लास ने प्राइमरली यहां पर कहा है। खैर ये पूरी डिस्कशन हो गई जो हम लोगों ने यहाँ पर जो डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म का जो आइडिया है ये प्राइमरली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्राइमरली ये डिस्कशन किया कि क्लासिकल ज्योग्राफी क्या है, फिर उसके बाद से मतलब ये डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। अब इसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हमारे पास में अगर मैं बात करूँ एक क्रोनोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में जो एंटीक्विटी फेज है, प्राइमरली एंटीक्विटी फेज हमें देखने को मिल रही थी। और इस एंटीक्विटी फेज में प्राइमरली हमारे पास में ग्रीक हो गए
या रोमन हो गए या जो अरब हो गए, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन पहले हमें देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद से आगे बढ़े थे और हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर रेनेसां फेज आ गया था, और रेनेसां फेज के दौरान में हम लोगों ने देखा सेबास्टियन मुंस्टर का आइडिया आ गया था, इसके अलावा जीन जो है बॉडीन का आइडिया आ गया था, मॉन्टेस्क्यू का आइडिया आ गया था और बफॉन का आइडिया आ गया था। फिर हम लोग आगे बढ़े थे और हमारे पास में प्री क्लासिकल आ गई थी, और प्री क्लासिकल में प्राइमरली हम लोगों ने यहाँ पर जो बर्नार्ड वरेनियस का आइडिया और इमैनुअल कांत का जो आइडिया है, इनके बारे में डिस्कशन किया। और फिर उसके बाद से क्लासिकल फेज आ गई थी, और इस क्लासिकल फेज में तमाम लोग आ गए थे, हमबोल्ट वगैरह सब कुछ हो गए, और हम लोगों ने यहाँ पर डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म देख लिया कि डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट किस तरीके से डेवलप हुआ था और क्या क्या डिस्कशन हमें, क्या क्या डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब इन सब के दौरान में हमारे पास कुछ एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुके थे ज्योग्राफी के लिए। स्टैब्लिश्ड फैक्ट क्या क्या बन चुके थे? पहली चीज़ यहाँ पर ये बन चुकी थी कि देखो ऐसा है कि जो ज्योग्राफी है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को कंसीडर करना होता है। अब दोनों की चीज़ों को कंसिडर करना है, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो चाहे वो उसके थ्योरी से रिलेटेड हो, तो एनीवे दोनों चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर करना है, दोनों चीज़ों को यहाँ पर हमें ध्यान में लेकर के चलना है। एक तो पहली चीज़ यहाँ पर ये हो गई। जो यहाँ पर डिबेट अब हो रही है वो प्राइमरली मेथोडोलॉजी को लेकर के हो रही है कि व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। और इसके लिए प्राइमरली यहाँ पर एक साहब निकल करके आते हैं जिनका नाम है हार्टशून, जिनका नाम है हार्टशून। अब हार्टशून के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है अगर हम लोग जो है यहाँ पर बात करें। सो दिस इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए हम लोगों ने बात किया था, इन्होंने कई सारी बुक लिखी हुई थी, जैसे पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, दिस इज पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और याद करिए नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये कब लिखा गया है? 1939 में प्राइमरली इन्होंने दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो है जो हमारा जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट है उसके बारे में बताया था, जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। और इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने बात किया था मोर साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक एंड ज्योग्राफिकल, ये हम लोगों ने बुक के बारे में बात किया था शॉर्ट नोट्स में, मतलब शॉर्ट में हम लोगों ने जो ट्रिक वगैरह बात की थी उसमें हम लोगों ने ये बात किया हुआ था कि प्राइमरली ये देखने को मिल जाता है। एनीवे जो हमारे हार्टशून का आइडिया है ये हमारा एरियल डिफरेंशिएशन का आइडिया है, दिस इज एरियल डिफरेंशिएशन का आइडिया है। और इस एरियल डिफरेंशिएशन में इन्होंने प्राइमरली बात किया था रेशनल ऑर्डरली डिस्क्रिप्शन के बारे में, रेशनल एंड ऑर्डरली डिस्क्रिप्शन के बारे में। इन्होंने कहा कि हमें डिस्क्रिप्शन करनी है बट ये डिस्क्रिप्शन वेग नहीं होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारे विडाल डे ला ब्लास ने बोला था या इमैनुअल कांत ने जो बोला था, कांत ने प्राइमरली एक वेग डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर बात की थी कि बस डिस्क्रिप्शन कर दो। इन्होंने कहा डिस्क्रिप्शन केवल करने से क्या फायदा है, हमें यहाँ पर सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन करनी चाहिए। तो इन्होंने सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला। और यहाँ से हमें नया स्कूल ऑफ थॉट निकल करके आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। ये एरियल डिफरेंशिएशन के लिए ध्यान रखिएगा 1939 का जो ईयर है ये ध्यान रखिएगा, 1939 का ईयर। और अगर आप लोगों को याद हो 1939 का ये वही ईयर है जब मार्क जेफरसन ने भी प्राइमेट थ्योरी, प्राइमेट जो बेसिकली थ्योरी है उसके बारे में, यहाँ पर प्राइमेट सिटी की थ्योरी के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया था। एनीवे अब यहाँ पर हार्टशून को चैलेंज किया जाता है शेफर के द्वारा। तो शेफर के बारे में ध्यान रखिएगा, शेफर ने यहाँ पर अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, दिस इज एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। अब देखिए ये करीब करीब 1955 के आसपास के दौरान की कहानी चल रही है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी में। नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में आई थी, नहीं, नेचर ऑफ ज्योग्राफी इन्होंने पहले लिखी थी। इस नेचर ऑफ ज्योग्राफी में ही एरियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इन्होंने बताया था जो 1939 में डेवलप हुई थी। तो एरियल डिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा 1939 में डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर शेफर ने प्राइमरली 1955 के आसपास में अपनी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी लिखी थी, लेकिन इसकी नींव हम लोगों को 100 साल पहले देखने को मिल जाती है, 100 ईयर्स बैक, 1840s 1850s के आसपास में। प्राइमरली हम लोगों को इस दौरान में एक सोशियोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था दैट इज पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट। और पॉजिटिविज्म में ये कहा गया था देयर इज नथिंग कॉल्ड अजम्पशंस, कुछ अजम्पशन नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो जो सामने दिख रही हैं वही हमारे पास में रियल होती है। तो रियलिटी इज व्हाट वी कैन सी, नॉट वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन सी, जो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर रियलिटी के बारे में यहाँ पर बात किया गया था। अगर आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं तो वो करेक्ट है। और इसी का हम लोगों को डेवलपमेंट 100 ईयर्स तक हमें देखने को मिला था। और एक्सेप्शनलिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी में, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी इनकी किताब का नाम है, और यहाँ से हमें देखने को मिला। इन्होंने कहा कि जो हार्टशून यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन करना चाहिए, तो हमें सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ही क्यों करना चाहिए,
हमें प्राइमरली सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हमें यहाँ पर स्पेशियल रिलेशन निकालना चाहिए। स्पेशल रिलेशन कि अगर कहीं पर मेरी क्लाइमेट, अगर मान लो कहीं पर कोई साइक्लोन आ रही है तो ऐसी साइक्लोन कहीं और भी तो आ सकती है। तो वी शुड नॉट ओनली स्टडी द फिनोमिना ऑफ साइक्लोन जो कि एक जगह पर हो रही होगी, हमें इस साइक्लोन से जैसे होने वाली बाकी और भी विश्व में, वर्ल्ड में जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमें उसको भी रिलेट करके देखना चाहिए। तो ये चीज़ प्राइमरली हमें शेफर के आइडिया में देखने को मिल जाता है, शेफर के आइडिया में ये चीज़ आ जाती है। तो शेफर के आइडिया से प्राइमरली अब मुझे यहां पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो दिस इज क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में अब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, लोकेशन बेस्ड यहाँ पर थ्योरीज आई थी। सो दिस इज लोकेशन बेस्ड थ्योरीज हो गई। ये जो लोकेशन थ्योरी या लोकेशनल थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं, दीज आर लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी नाम याद रखिएगा, जिसमें हम लोगों ने वेबर के बारे में बात किया हुआ था, हम लोगों ने वॉन थ्यूनन के बारे में बात किया हुआ था, ठीक है, वॉन थ्यूनन के बारे में बात किया था, और एक और हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, क्रिस्टॉलर। सो दिस इज क्रिस्टॉलर के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बात करें तो ये जो हमारी लीस्ट कॉस्ट थ्योरी है, ये प्राइमरली सिस्टमैटिक अप्रोच पर बेस्ड थी। तो दिस इज सिस्टमैटिक अप्रोच पर बेस्ड थी, सिस्टमैटिक अप्रोच थी, जिसके हमें तमाम आइडियाज, तमाम जोग्राफर देखने को मिल जाते हैं। एक बार क्विकली इसका जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ, BJ L बेरी। ध्यान रखिएगा, अर्बन ज्योग्राफी में इनका मेंशन हमें देखने को मिलेगा हमेशा। ये खुद एक अर्बन ज्योग्राफर ही थे ही, तो अर्बन ज्योग्राफी में सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का यूज किया गया था, BJ L बेरी। मतलब कहीं पर भी अगर BJ L बेरी अगर ऑप्शन में है और अगर वो क्वेश्चन अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड है तभी आंसर होगा, अदरवाइज आंसर नहीं होगा। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी में हमें यहाँ पर लियोपोल्ड का आइडिया देखने को मिल जाता है, लियोपोल्ड हो गए, एंड मैडॉक का आइडिया देखने को मिल जाएगा, दिस इज मैडॉक का आइडिया। और भी तमाम है, बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को फ्रैंक का आइडिया देखने को मिला था, फ्रैंक, इन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी के बारे में बात किया है, जनरल सिस्टम थ्योरी के बारे में बात किया था, जनरल सिस्टम थ्योरी। सिमिलरली इसी तरीके से वॉलरस्टीन का नाम है, वॉलरस्टीन का आइडिया ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी जनरल सिस्टम थ्योरी के बारे में बात किया है, जनरल सिस्टम थ्योरी के बारे में इन्होंने बात किया हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाइए, पॉलिटिकल सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कौन है, कैस्पर्सन, ध्यान रखिएगा, दिस इज कैस्पर्सन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की शुरुआत और कौन है, एक तो कोरी हो गए, और इसके अलावा बर्टैल्फी हो गए, बर्टैल्फी का आइडिया ध्यान रखिएगा। तो ये प्राइमरी वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पर बात किया है। इन लोगों का नाम जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो होता है इधर से उठ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, इनसे ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, ये हमारा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हो गया, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो गया। यहां तक तो सभी लोगों को क्लैरिटी है? यस, थोड़ी देर और बचा है, थोड़ी देर में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी हो गई होगी और क्वेश्चंस भी आपसे होने लग जाएंगे। एनीवे आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहाँ जरा देखिएगा, जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है इसी में आगे बढ़ते हैं जरा। क्वांटिटेटिव, अरे यार आ जाओ, अरे हाँ, क्वांटिटेटिव जो रिवोल्यूशन है, ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में प्राइमरली यहाँ पर मॉडल मेकिंग ये फेमस हो गई, मॉडल मेकिंग होने लगी। अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को लेकर के मॉडल मेकिंग स्टार्ट होने लग गई थी, हर चीज़ को लेकर के। तो जब किसी भी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो रिडंडेंट हो जाती है, और ये धीरे धीरे समय के साथ में ये भी रिडंडेंट हो गई। और इसी वजह से अब यहाँ पर जो अजम्पशंस लिए गए थे उन अजम्पशन के ऊपर में क्वेश्चन मार्क होना शुरू हो गया। अजम्पशंस के ऊपर में, अजम्पशंस क्या क्या हुआ करते थे, जैसे मैन को एक रेशनल इकोनॉमिक मैन मान लिया गया था, मैन को रेशनल इकोनॉमिक मैन यहाँ पर मान लिया गया था, रेशनल इकोनॉमिक मैन। और इसी के आइडिया को सबसे पहले क्रिटिसाइज किया गया था विद इन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि अब हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा अलग है, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा जो हम लोग आगे अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर विद इन जो हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है इसके अंतर्गत रहते हुए ही इस जो अजम्पशन है इसको चैलेंज किया गया था बिहेवियरल ज्योग्राफी वाले लोगों के द्वारा, बिहेवियरल ज्योग्राफर। अब ये जो बिहेवियरल ज्योग्राफर वाले लोग हैं इन लोगों ने ये कहा कि वाई आर वी कंसिडरिंग मैन एज अ रेशनल इकोनॉमिक मैन। हम लोग तो जो है ये बहुत बड़ा अजम्पशन यहाँ पर जो है बहुत बड़े एलिमेंट को यहाँ पर अज्यूम कर ले रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन होता है वो जरूरी नहीं है रेशनल इकोनॉमिक मैन हो, क्योंकि वो तो प्राइमरली जो है वो डिपेंड कर जाता है ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर में, और यहीं से बिहेवियरल साइंस ये निकल करके आती है, दिस इज बिहेवियरल साइंस, या यहीं से मैं बोल सकता हूँ साइकोलॉजिकल साइंस का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल
साइंस का यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाती है, साइकोलॉजिकल साइंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो प्राइमरली यहाँ पर 3-4 जोग्राफर हैं जिनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, और एनीवे आप लोगों ने इनके बारे में कई बार पढ़ा हुआ है। वाइट के बारे में ध्यान रखिएगा, इन्होंने फ्लड को स्टडी किया था। इसी तरीके से स्मिथ को ध्यान रखिएगा, DM स्मिथ हो गए, जिन्होंने प्राइमरली स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया था कि इसकी जो मतलब बेसिकली मैक्सिमम जो पोटेंशियल होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उसको लेकर के इन्होंने स्टडी किया हुआ था। वॉलपर्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं। वॉलपर्ट का आइडिया हो गया जो प्राइमरली हम लोगों ने माइग्रेशन में स्टडी किया हुआ था, माइग्रेशन में कि बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर होती है, वॉलपर्ट का आइडिया। सिमिलरली एलन प्रेड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था, जो अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के यहाँ पर था। ये सारा आइडिया प्राइमरली हमें बिहेवियरल ज्योग्राफी में देखने को मिल जाता है। ये सारा आइडिया जो है बिहेवियरल ज्योग्राफी का हो जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे जरा। ये प्राइमरली बिहेवियरल ज्योग्राफी के आइडिया थे। अच्छा, इस बिहेवियरल ज्योग्राफी के अंदर में अब यहाँ पर जो है तमाम हमें टूल्स डेवलप हुए थे। इसमें एक हमारे पास में केट का आइडिया आ जाता है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने प्राइमरली बात किया हुआ था कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी को लेकर के। दिस इज कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी, कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी के बारे में यहाँ पर बात किया गया था। सिमिलरली इसी तरीके से एक तो हो गया कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी का आइडिया हो गया। सेकंड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सेकंड जो है हमारे पास मेंटल मैप का आइडिया आ जाता है। दिस इज मेंटल मैप। अभी जो मेंटल मैप का आइडिया प्राइमरली गोल्ड एंड डाउन्स के द्वारा दिया गया था, गोल्ड एंड डाउन्स के द्वारा। बस नाम ही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, इसकी डिटेल नहीं पूछी जाती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब कुछ नहीं। सिंपल पूछा जाएगा आपसे कि क्वेश्चन मतलब कि क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप हो गया। केट का आइडिया ध्यान रखिएगा, गोल्ड एंड डाउन का आइडिया याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये प्राइमरली हमारे पास में बिहेवियरल ज्योग्राफी हो गई। बिहेवियरल ज्योग्राफी ही आगे जा करके हमें इसमें एक मतलब कि एक नया स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिलता है जो इसी से निकल करके आया था, और वो था वेलफेयर ज्योग्राफी। और क्यों निकल करके आया था उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से वेलफेयर ज्योग्राफी एक नया एस्पेक्ट निकल करके आया था, जहाँ पर प्राइमरली बात होती है कि आखिर में जो सर्विसेज हैं या जो भी बेनिफिट्स है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कि किस तरीके से हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से हमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर बेनिफिट्स है या जो भी यहाँ पर हमें मतलब जो भी जिस भी चीज़ को प्राइमरली यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेलफेयर के लिए बात करनी है, तो उस वेलफेयर के बारे में यहाँ पर प्राइमरली बात हो जाती है। वेलफेयर को लेकर के यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। चलिए ठीक है, अब हो क्या रहा है, इस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के पैरेलली इसको क्रिटिसाइज करते हुए हमें एक नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है। दिस इज ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। जिस तरीके से मैं बोल सकता हूँ बर्नार्ड वरेनियस को फॉलो करते हुए क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, सेम वैसे ही इमैनुअल कांत के आइडिया को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का डेवलपमेंट देखने को मिल जा रहा है। चलो जी ठीक है, अब इस ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में हो क्या रहा है, इन्होंने कहा वही सेम चीज़ कि हम लोग क्यों डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ों को ऐसे जनरलाइज कर रहे हैं, तो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन डिस्क्रिप्शन। हमें तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मैन इज रेशनल इकोनॉमिक मैन, या फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैन जो होता है साइकोलॉजिकल एलिमेंट या उसकी जो बिहेवियर है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा कहानी नहीं है, कहानी यहाँ पर ये है, यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोगों को जो ह्यूमन है वो अलग अलग ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से परसीव करेगा, है ना। किसी के लिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसको बड़े मैच्योरली डील कर ले जाए, कोई बहुत परेशान हो जाए, कोई एकदम रोते बिलखते रह जाए। तो प्राइमरली इट इज़ ऑल अबाउट परसीव्ड वर्ल्ड। तो प्राइमरली यहाँ पर परसीव्ड वर्ल्ड के तौर पे होता है कि कैसे यहाँ पर परसीव चीज़ों को किया जा रहा है। अब परसीव करने के दौरान में यहाँ पर इन्होंने अलग अलग ज्योग्राफर के बारे में बात किया हुआ है। हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं फादर ऑफ जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, ये प्राइमरली कहा जाता है किसको, ये है ई फू शुआन का आइडिया। दिस इज ई फू शुआन का आइडिया, चाइनीज ज्योग्राफर है, नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल ज्योग्राफर्स, जैसे ग्वेल्का का आइडिया आ जाता है, GUELKA, ग्वेल्का का आइडिया हो गया। अब देखिए कई मतलब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करके नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जरा देखिएगा ग्वेल्का अभी अपने आप याद हो जाएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कर्क का आइडिया आ जाता है, रेल्फ का आइडिया आ जाता है, सिमिलरली इसी तरीके से क्रोपॉक्टिन का आइडिया है,
क्रोपॉटकिन का आइडिया आ जाता है, सेम वो इसी जोग्राफर में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, रेकलस का आइडिया आ जाता है, दिस इज रेकलस का आइडिया हो गया। इसके अलावा हैरिस का आइडिया हो गया, हैरिस हो गया। और इसके अलावा जीन ब्रूंज का भी आइडिया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जीन ब्रूंज का आइडिया। क्या क्या है इसके बारे में सुनिए। गुल्ली डंडा का नाम सुना है? गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा जो है हिंदुस्तान का आइडियल गेम है, आइडियल गेम है, मतलब बचपन से ही जो है होता है। तो गुल्ली डंडा जो है मतलब गोयलका इज एक्चुअली गुल्ली, ठीक है। और ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शनलिज्म इन्होंने दिया, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म दिया था, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्यों? क्योंकि गुल्ली जो है, ये गुल्ली जो है वो आइडियल गेम है। तो बस याद रखिएगा। कर्क जो होता है, हिंदी में कर्क रोग जो होती है वो बेसिकली कैंसर को बोला जाता है। कैंसर एक बहुत फिनोमिनल है, मतलब बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है। तो एक्चुअली ये फिनोमिनल यहाँ पर है। और कर्क मतलब ये बीमारी होना और इस बीमारी से राहत पाना दोनों अपने आप में बहुत फिनोमिनल है। तो कर्क हो गया कैंसर होना, और रेल्फ हो गया राहत होना। तो कर्क हो गया और राहत हो गया, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए? प्रिंसिपल ऑफ फिनोमिनलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ फिनोमिनलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ फिनोमिनलिज्म। ये फिनोमिना है, ध्यान रखिएगा बस। क्रोपॉटकिन, अब जरा देखो, क्रोपॉटकिन, क्रो मतलब होता है, ये क्रो मतलब CROW वाला क्रो है। अब ये मान लो कौआ है। अब कौआ ऐसा होता है जिसको पीटते भी हैं और फिर उसके बाद से मतलब जब पितृपक्ष चल रहा होता है तो खिलाते पिलाते भी हैं। तो बेसिकली सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। ये जो कौआ है ये सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है, राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। और इसीलिए क्रोपॉटकिन एक्चुअली एक रशियन ज्योग्राफर हैं और इन्होंने प्राइमरली सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट को यहाँ पर ह्यूमन में ऐड कर दिया था, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट को यहाँ पर ऐड किया था। यही इनकी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाती है कि ह्यूमन किस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल एलिमेंट को ऐड करके रखता है, दैट इज द थिंग। तो क्रोपॉटकिन कौआ, ध्यान रखिएगा। और जो कौआ है वो प्राइमरली सामाजिक और राजनीतिक दोनों एक्टिविटी यहाँ पर करता है। और ये काम किसके द्वारा किया गया था? ये काम किया गया था हमारे रशियन ज्योग्राफर क्रोपॉटकिन के द्वारा। इसके अलावा रेकलस का आइडिया ध्यान रखिएगा, ला टेरे इन्होंने बुक लिखी थी, ला टेरे, ला टेरे इनकी बुक का नाम है, ला टेरे। प्राइमरली रेकलस का जो आइडिया है रीजनल ज्योग्राफी में हमें देखने को मिल जाता है, रीजनल ज्योग्राफी में। इनफैक्ट रीजनल ज्योग्राफी के बारे में जब डिस्कशन करेंगे, कल हम लोग RDP बात करेंगे, हम लोग वहां पर बात करेंगे यहाँ पर इसार्ड का आइडिया। इसार्ड को जो आइडिया इनको बोला था फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, दिस इज फादर ऑफ रीजनल साइंस, बेसिकली रीजनल साइंस, रीजनल साइंस। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी तो वैसे बेंटन मैककॉय को बोला जाता है, लेकिन एनीवे इसार्ड का मेन आइडिया होगा। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर में इसार्ड का क्या आइडिया हमें देखने को मिल रहा है। एनीवे यह हमारे पास में आइडिया हो गया जो कि हमारा ह्यूमनिस्टिक है। तो अभी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि प्राइमरली हमारा QR फेज चल रहा था, QR फेज से हमें यहाँ पर बिहेवियरल ज्योग्राफी निकल करके आती है जो प्राइमरली एज पार्ट ऑफ द मोडिफिकेशन थी। ये मैं कह सकता हूँ कि एज पार्ट ऑफ मोडिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर हमें पैरेलली, इसी के पैरेलली मेरे को यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी देखने को मिल रही थी। ये जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है ये QR को क्रिटिसाइज करते हुए बढ़ रही थी और प्राइमरली ये वही ह्यूमन को एक डिस्क्रिप्टिव आधार पर, डिस्क्रिप्टिव आइडियोलॉजी के तौर पर यहाँ पर बात कर रहा था। तो प्राइमरली हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिला कि कैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नेचर या डिस्क्रिप्टिव आइडिया के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही थी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, ये ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ों को ज़्यादा फेम मिलेगा नहीं, ज़्यादा यहाँ पर फोकस मिलेगा नहीं, ज़्यादा प्रमोशन नहीं होगा। तो कुछ समय के बाद में ये जो ज्योग्राफी थी वो ज़्यादा कुछ मतलब कि कर नहीं पाई थी, कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिलती है, ये आगे जा करके ख़त्म हो गई। लेकिन अब चल क्या रहा है, अब हमारा पास जो समय आ गया है ये समय आ चुका है कुछ 1980s का। 1980s के दौरान में यहाँ पर कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म चल रही थी। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का आइडिया हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अभी जो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का आइडिया है इस दौरान में चल क्या रहा था, कंट्रीज वर एक्चुअली गेटिंग फ्रीडम। ये लोग जो है धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते आ रही थी और इंडिपेंडेंट होने के दौरान में जो भी गरीब कंट्री थी, जो भी पॉवर्टी का शिकार थी, वहाँ पर कम्युनिज्म देखने को मिल रही थी और दूसरे तरफ जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहाँ पर कैपिटलिज्म देखने को मिल रहा था। जो कैपिटलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले थे ये प्राइमरली बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से ही देखने को मिल जाते हैं। और जिस तरीके से पुअर में यहाँ पर इन्होंने स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी के बारे में बात किया, सेम वैसे ही कैपिटलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि देखो ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो वी शुड फोकस ऑन वेलफेयर ना, हम लोग वेलफेयर करेंगे। और इस तरीके से QR फेज में हमें यहाँ पर वेलफेयर ज्योग्राफी देखने को मिलती है, वेलफेयर
ज्योग्राफी यहां पर देखने को मिलती है, और वहीं दूसरी ओर जो कम्युनिज्म वाले लोग थे ये प्राइमरली रेडिकल ज्योग्राफी यहां पर निकाल करके लेकर के आते हैं। सो दिस इज रेडिकल ज्योग्राफी। सो अगेन अगर देखूं मैं, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से चल रहा है, क्यूआर फेज से बिहेवियरल ज्योग्राफी निकल कर गया, और यहीं से हमें इसका कैपिटलिस्टिक जो यहां पर इन्फ्लुएंस है वो हमें वेलफेयर ज्योग्राफी के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। लेकिन वही कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी से प्राइमरली हम लोगों को यहां पर रेडिकल ज्योग्राफी का अप्रोच हमें देखने को मिल जाता है। अब यहां पर जो वेलफेयर ज्योग्राफी है इसमें ध्यान रखिएगा, डीएम स्मिथ, ये वही डीएम स्मिथ हैं जिन्होंने प्राइमरली बिहेवियरल ज्योग्राफी के दौरान में स्कैंडिनेवियन कंट्री के जो फार्मर्स थे उसको स्टडी यहां पर इन्होंने किया हुआ था। और यहीं पर एक दूसरे बंदे आ जाते हैं जिनका नाम है कर्क नहीं, इनका नाम जो होता है नॉक्स है। यहां पर इनका नाम जो है नॉक्स है, KNOX, नॉक्स है। और इस नॉक्स ने प्राइमरली यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कन्फ्लिक्ट पावर एंड पॉलिटिक्स इन सिटी, ये इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी। सिमिलरली इसी तरीके से डीएम स्मिथ ने लिखा था ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर ज्योग्राफी, ये प्राइमरली इन्होंने बुक लिखी हुई थी। सो डीएम स्मिथ और नॉक्स का आइडिया प्राइमरली हम लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है, जो हमारा वेलफेयर ज्योग्राफी की तरफ से देखने को मिला। रेडिकल ज्योग्राफी की तरफ से अगर आए तो यहां पर हमें मल्टीपल ज्योग्राफर, बहुत सारे यहां पर नाम देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक है विलियम बंगी या विलियम बुंगे, जो भी बोलना चाहे, विलियम बुंगे, विलियम बंजी, जो भी आप बोलना चाहें। इन्होंने प्राइमरली ये कहा कि देखो स्टेट जो होती है वो तो ठीक है, बट इट्स जो वेलफेयर होती है, जो भी हमें काम करना होता है, ये लोगों की तरफ से आना चाहिए, न कि लोगों के लिए होना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने पार्टिसिपेटरी वेलफेयर के बारे में बातें किया। पार्टिसिपेटरी वेलफेयर कि हम लोग, मतलब यहां पर मेनली पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, न कि मतलब डिलीवरेंस होनी चाहिए। तो डिलीवरेंस नहीं, बेसिकली यहां पर पार्टिसिपेटरी वेलफेयर के बारे में यहां पर बात किया गया था। अब इन्होंने क्यों बात किया, एक्चुअली ये खुद जो है एक समय पर खुद जो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशनिस्ट थे। ये खुद एक अमेरिकन है, ध्यान रखिएगा, ये खुद एक अमेरिकन है, और एक समय तक ये जो है वो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशनिस्ट थे। बाद में ये अपने आप को डिटैच करके रेडिकल ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस हो गए थे और रेडिकल ज्योग्राफी की तरफ में देखने को मिल जाता है। ये वही है जिन्होंने न्यूक्लियस वॉर एटलस के बारे में बात किया हुआ है। न्यूक्लियर वॉर होती है, न्यूक्लियर वॉर एटलस के बारे में यहां पर बात किया हुआ है, एटलस, ध्यान रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कई और ज्योग्राफर का नाम भी हमें देखने को मिल जाता है, जैसे रिचर्ड पीट हो गए, रिचर्ड पीट का आइडिया हमें देखने को मिल जाता है। सिमिलरली डेविड हार्वी का आइडिया देखने को मिल जाता है, दिस इज डेविड हार्वी का आइडिया हो गया। और इसके अलावा फोक का आइडिया देखने को मिल जाता है। जो क्वेश्चंस हैं उसमें इनके बारे में तो नहीं, लेकिन इनके मतलब किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। तो रेडिकल ज्योग्राफी में ये 4 लोगों का नाम आप लोग रट्टा मार करके रखिएगा, ये सारे आइडियाज हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इज दिस क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत किसी को है तो बताइए। ओके, चलिए, तो ऐसा है, थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई है क्योंकि अभी जो है अभी हमें इतना ही पार्ट अभी और डिस्कस करना है। तो प्राइमरली अब हम एक नेक्स्ट क्लास करेंगे 8 बजे, 8:30 बजे से कर लिया जाएगा। इसमें प्राइमरली हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, फेमिनिस्ट ज्योग्राफी के बारे में, और जो बाकी के बचे हुए पार्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन मतलब हमें जो सरफेशियल पार्ट है उसको हमें फोकस करना होगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्योग्राफर को लेकर के आ जाते हैं। तो हम लोग जो है रात में मिलेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे का डिस्कशन। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां पर हम लोगों ने जो हमारी पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का जो हमारा शुरुआती दौर था वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग मॉडर्न फेज या जो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो फेज है उसमें हम लोग बात करेंगे। तो प्रोबेबली रात में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, इसके आगे की कहानी। वैसे तो आपके क्वेश्चन जो होता है यहाँ से काफ़ी हद तक हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक जो पार्ट है, जो एक्स्ट्रा और भी पॉसिबिलिटीज़ है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे फिर कंटिन्यू किया जाएगा डिस्कशन। तब तक जो है आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा, बाकी मिलते हैं रात में और फिर आगे डिस्कशन करेंगे इसको कंटिन्यू। एक टॉपिक और हमारा आरडीपी रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।